नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज पहला ओपिनियन पोल उस सरकार का जिसके 10 महीने पूरे हो चले हैं। उसके बाद कई सवाल हैं और आज का दिन इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि कल राजनीतिक प्रस्ताव बेंगलोर में बीजेपी का रखा जाने वाला है। बीजेपी ने इस बीच में जो भी संसद के भीतर सवाल उठाए, बहुत ही बारीकी से राजनीति करते हुए वो राज्यसभा में भी कई मुद्दों पर अध्यादेश को पास कराती चली गई, लेकिन भूमि अधिग्रहण अटक गया। भूमि अधिग्रहण को लेकर नई लड़ाई नितिन गडकरी रख रहे हैं। नितिन गडकरी ही राजनीतिक प्रस्ताव रखने वाले हैं बेंगलोर में। इंतजार हर किसी को है, लेकिन यह ओपिनियन पोल कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को आकलन करने के लिए 1 तारीख से लेकर 14 तारीख, ये मार्च के महीने का हम जिक्र कर रहे हैं, उस समय यह ओपिनियन पोल रखा गया है। तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच ये चर्चा होगी, वरिष्ठ पत्रकारों के बीच चर्चा होगी। लेकिन आइए पहले हम आपको बतला देते हैं ये पूरा ओपिनियन पोल किस रूप में कैसे किया गया है। 1 मार्च से 14 मार्च के बीच में क्या क्या किया गया है। इसमें तकरीबन 19 राज्य इसके दायरे में आए हैं। हम उसके हिस्से को लेकर आते हैं जिससे आपको पता चल सके कि ये आपका सर्वे की स्थिति है, जिससे आप समझ पाए 1 से 14 मार्च तक की स्थिति है। 19 राज्य, 260 विधानसभा क्षेत्र। आप अगर समझें तो 26 लोकसभा कह सकते हैं, क्योंकि औपचारिक तौर पर यह माना जाता है 1 लोकसभा के भीतर 10 विधानसभा। पोलिंग स्टेशन 519, सैंपल साइज 12,161। और इन सब के बीच ये 1 से 14 मार्च की स्थिति बता दें, चूंकि पूरे देश में घेरा गया है इसे और 19 राज्य हैं, उसमें दिल्ली खासतौर से महत्वपूर्ण है। चूंकि इस पूरे सर्वे के बीच में दिल्ली की सरकार का जिक्र भी होगा। वो टाइम पीरियड तोड़ फोड़ से कुछ पहले का है, बाद का है। ये आकलन हम बीच में करते चलेंगे, बताते चलेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन सब को लेकर कुछ सवाल बहुत सीधे हैं। सीधे सीधे हम इस पे आते हैं, चूंकि हमारे साथ पूरे एक पैनल बैठा हुआ है। कामकाज, मोदी सरकार का कामकाज यानी उनके परफॉर्मेंस क्या रहा। परफॉर्मेंस को लेकर जो स्थिति बनती है उसमें लोग क्या मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, बेहतर मान रहे हैं, एवरेज मान रहे हैं, पुअर मान रहे हैं। आइए जरा हम इसको पहले समझ लें। यह है स्थिति। इन सब के बीच जरा देखने की कोशिश कीजिए। जो सबसे नजदीक हमारे है वो सबसे खराब वहां से शुरू होता है और सबसे दूर की जो स्थिति है अगर वहां पर आइए, बेहतरीन यानी एक्सीलेंट, 22% लोग कह रहे हैं एक्सीलेंट काम किया गया है। अच्छा यानी गुड 38%, औसत यानी एवरेज 26%, 11% मानते हैं पुअर यानी खराब। दूसरा सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि इस सरकार की इमेज या खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज क्या निकल कर आई इस पूरे दौर में। क्या वो इमेज ऐसी थी जिसको लेकर जिक्र हो रहा था? बिल्कुल। डेवलपमेंट, विकास, 40% लोगों की राय है कि विकास का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी की छवि के साथ जुड़ गया। सामान्य तौर पर यह बात थी कि आरएसएस साथ जुड़ेगा तो कहीं हिंदुत्व का चक्कर आएगा, धार्मिक असहिष्णुता की बात होगी। उस पर राय है 18% लोगों की। और हिंदू राष्ट्रवाद जिसका जिक्र आरएसएस ने किया था, यह सवाल बड़ा कैटेगरली पूछा गया, उस पर हम आएंगे। लेकिन 16% लोगों की राय है कि यह भी एक छवि है। इस लिहाज से अगर देखिए तो डेवलपमेंट का हिस्सा 40% है और इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो 32% धार्मिक असहिष्णुता और हिंदू राष्ट्रवाद के बीच मसला आके अटक जाता है। इसके बाद जो मुद्दे हैं उसमें प्राथमिकता भी है, उसमें रिप्रेजेंटेशन भी है। हम उस पर आए, विकास, ये इस पर भी आ गया है, धार्मिक असहिष्णुता। लेकिन हम इस चीज को चर्चा जरा शुरू करते हैं। रीटा बहुगुणा जी इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की नेता। डेवलपमेंट सरकार की छवि के तौर पर है, कामकाज के तौर पर 22% लोगों की राय एक्सीलेंट है। राय क्या है आपकी इस 10 महीने को लेकर? देखिए, आज से 10 महीने पहले पूरा राष्ट्र करीब 70% लोग ये सोचते थे कि ये अच्छा काम करेंगे और अच्छे दिन आएंगे और परिवर्तन होगा गवर्नेंस के स्टाइल में और जो वादे इन्होंने किए हैं उसको ये पूरा करेंगे। लेकिन आज आपके खुद ही आंकड़े बोल रहे हैं कि 40% लोग ये सोच रहे हैं कि काम ठीक हो रहा है। अभी 10 महीने नहीं बीते हैं और अभी 60% लोग दुविधा में हैं। कोई कह रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री है, कोई कह रहा है होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि इस सरकार को जब इस देश ने चुना था तो एक सब तरह के बांध टूटे थे, रीजनल बांध टूटे थे, जाति के बांध टूटे थे और कहीं ना कहीं यूथ ने और पूरे देश के लोगों ने बहुत ज़्यादा विश्वास इनमें व्यक्त किया था क्योंकि वादे इनके ऐसे थे, बहुत वादे हुए थे, बहुत बड़ी छवि बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज वो छवि धीरे धीरे धूमिल हो रही है और आप तो
नहीं ये आप पत्रकार ठीक कह रहे हैं, हम आप उसका उसको सर्वे सिलसिलेवार करते तरीके हैं। से रीटा जी आते हैं, जिस सर्वे बात का आप करके जिक्र ये कर रही हैं, बताइए हम जरा सा कि इसमें पिछले कुछ और 10 चीजें लेकर आए, महीने में क्योंकि कुछ सवाल इसके आगे हैं और हमारे साथ चूंकि वरिष्ठ पत्रकारों के पूरा पैनल बैठा हुआ है, हम उस पर आए। उससे पहले हमें लगता है दो चीज बता देनी चाहिए, पिछले तब 10 इस बहस महीने में में। दूसरा हिस्सा आ जाएगा। इस सरकार की प्राथमिकता क्या रही, और प्राथमिकता का मतलब यह भी है कि सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस बातों का जिक्र करते थे उसके मद्देनजर प्राथमिकता में कौन कौन से वो मुद्दे जो जनता के जहन में है। महंगाई का मुद्दा सरकार की प्राथमिकता, और जनता के भीतर भी ये सवाल है जो इसके बाद के सवाल आएंगे। महंगाई को महत्वपूर्ण मानते हैं और उससे निजात नहीं मिली है। करप्शन, भ्रष्टाचार 24% लोगों की राय, गरीबी 16% लोगों की राय, यानी वह मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर बार बार बहस होती थी उसमें वो थोड़े से नीचे गए हैं, जिसको लेकर सरकार की बेचैनी थी। महिला सुरक्षा, महिला अपराध 9%, ये नीचे हो गया। किसानों को लेकर सरकार की रुचि सिर्फ 5% की दिशा में बढ़ पाई है। भूमि अधिग्रहण को लेकर विपक्ष घेर रहा है। टेररिज्म, आतंकवाद के दायरे में सरकार जाहिर है जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो घेरना चाह रही थी उस समय मनमोहन सिंह सरकार को, वो 4%। ये एक हिस्सा है। इससे पहले के 3 हिस्से वो हिस्से थे जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी थी। राम मंदिर एकदम नीचे चला गया है। बिजली का मसला नीचे चला गया, 24 घंटे बिजली का ये मसला था। एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा सबको, ये और नीचे चला गया है 2%। एक हिस्सा और है, ये गंगा सफाई, 2% लोगों की राय है गंगा सफाई के मद्देनजर, और 4% अन्य के हिस्से में जाते हैं। अब यहां से बात शुरू। नल्ले सिंह जी, जो मुद्दे हैं और सरकार की जो छवि है, दोनों के बीच मेल अगर निकालें तो जिन मुद्दों के आसरे सरकार सत्ता में आई वह मुद्दे हाशिए पर हैं या वो मुद्दे जीवित हैं? आपको क्या लग रहा है कि 10 महीने के भीतर में सरकार एक्सीलेंट काम करके आ रही है उन इश्यूज के जरिए जिन इश्यूज को इन्होंने इलेक्शन में उठाया था, या आपको लगता है नहीं? देखिए, ऐसा है कि इस आपके आंकड़ों के अनुसार 60% लोग ये कह रहे हैं कि काम या तो एक्सीलेंट है या अच्छा है। तो इसका मतलब जो पहले जब सरकार आई थी तो मुझे लगता है ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा था, तो थोड़ा लुढ़का ज़रूर है कि लोगों को लगता है 60% को लगा। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, मुद्दे कुछ भी हों, जो आज आपके सर्वे में निकल कर आएगा उसको सरकार एक ख़तरे की घंटी या एक शाबाशी ये समझ ले। ये जो दिल्ली का पोल आया था, जैसे कह दिया था कि बाजारू पोल है, इसे बाजारू ना समझे, क्योंकि ये जो सुगबुगाहट होती है, जो जनता में जो चीज़ चलती है, ये पोल पकड़ लेगी उसको। आज भी पकड़े, पहले भी पोल्स, सिर्फ सिसरो पोल नहीं, बाकी भी पोल्स। हम खतरे की घंटी का शब्द आपने इस्तेमाल किया, हम इस पे आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि इसमें हम परसेंटेज भी बताने वाले हैं और सीटें भी बताने वाले हैं, रामकृपाल जी। लेकिन सवाल हर जहन में ये उठेगा, महंगाई, करप्शन, गरीबी, किसान का मसला, ये सारे मसले को लेकर सरकार के साथ एक्सीलेंट छवि के साथ जुड़ा जा सकता है या नहीं जुड़ा जा सकता है? मैं इसे एक्सीलेंट नहीं कहूँगा, लेकिन प्रसून जी अगर आप देखें तो जो कोर इशू था पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो विकास, तो आप अगर ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि जिन जिन चीज़ों पर ज़्यादा वोट पड़े हैं वो कहीं ना कहीं वो उस विकास डेवलपमेंट से मिलते जुलते इशूज़ हैं। जैसे कि देखा आपने कि 22 और जैसा नल्ली जी कह रही थी कि कामकाज पे, वो तो एक बड़ा सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट टर्म होता है कामकाज, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली आते हैं विकास पे 40% और धार्मिक असहिष्णुता इस पे 18% और कट्टर हिंदूवाद पे 16%, तो मतलब धीरे धीरे चीज़ें हल्की सी जो ये भी उठ रही हैं जो पहले बिल्कुल नहीं थी, अब वो लोगों ये तो पता है कि मोदी जो विकास की तरफ फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये जो 18 और 16 आ रहा है जो ज़मीनी हकीकत भी है उसको भी लोग कह रहे हैं कि देखो कहीं ना कहीं से उसमें जो विकास में जितना परसेंटेज कम हो रहा है वो जा रहा है, जो कट्टरपंथ उभर के बार बार किसी रूप में आ रहा है वो है। मोदी की प्राथमिकता में देखिए आप 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और गरीबी, लेकिन जिन चीज़ों पर कम गया है वो है महिला सुरक्षा, बाकी और तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं से जो एक विकास वाला था मुझे लगता है कि अभी उससे लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है, परसेंटेज कम हुआ है, जो डिस्टिंक्शन था अब वो पास मार्क के पास आ रहा है, लेकिन अभी तक फेल नहीं हुए। हम एक चीज़ और जहन में आ रहा है जब आपने इस चीज़ का जिक्र किया, आलोक मेहता जी, डेवलपमेंट, किसान को लेकर प्राथमिकता 5% ही है। डेवलपमेंट के हिस्से में किसान आता है या नहीं आता है? बिजली और एजुकेशन, बिजली और शिक्षा, क्या ये डेवलपमेंट के हिस्से में आता है या नहीं आता है? महंगाई, करप्शन, गरीबी, ये 3 हिस्से ऐसे हैं जो वाकई क्या डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या इस देश के भीतर के जो सवाल थे वो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं? क्या नई परिभाषा गढ़ी जाए?
देखिए, मुझे लगता है कि जो उम्मीद, जो विकास, चूँकि आपने पहले भी जो कामकाज कहा है उसी से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं। चूँकि लोगों की उम्मीद क्या थी, महंगाई पे क्या असर होगा, भ्रष्टाचार से क्या होगा। ये मतलब वैसे तो कहा जाए कि इंदिरा गांधी एरा से भी, नेहरू के समय में भी गरीबी की बात होती थी, तो लोगों को अभी उम्मीद नहीं खोई। देखिए, असली एक तो क्या है, 10 महीने हुए हैं। ये आपका सर्वे इसलिए मुझे ज़्यादा सही लगता है। देखिए, बिजनेस में जो दुकानदार से लेके बिजनेसमैन को लगा है कि हाँ कुछ आ रहा है, जो इन्होंने उम्मीदें जगाई कि अभी इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा आएगा, बैंकों से आपको मिलेगा, तो अभी आपका सर्वे इस बात को द्योतक है कि जितना उन्होंने उम्मीद जगाई है उसको अभी जिंदा रखा है। ये नहीं लगा है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, जो यदि दिल्ली की सरकार से अचानक जैसे जो झटके केजरीवाल से लगे, उस दृष्टि से क्योंकि महंगाई से फिर भी कई जगह जो छोटे शहरों में आप बात करें, कल मतलब आप यदि मध्य प्रदेश में जाएँ, यूपी में जाएँ, मतलब दिल्ली में हो सकता है कि हमें दिखाई देता अरे 40 रुपये मिल रहा है। कल ही मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो वहाँ से आए, वो कहते हैं अरे यहाँ वहाँ से 4 गुना सस्ता वहाँ पर है। तो हमें महानगरों में दिल्ली मुंबई को आधार नहीं, शायद चूँकि आपके सर्वे में चूँकि देश का एक पिक्चर दिख रही है, इसलिए लोगों के लिए ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विकास भी तो बगैर, यदि भ्रष्टाचार कुछ कम हो जाएगा, यदि कुछ महंगाई कम हो जाएगी, तो उन्हें लगता है कि हमें बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा और वो जो मुद्दे हैं, असली तो विकास उसी के बल पर होगा। रीटा जी, हम इसके आगे के सवालों पर जाए, एक जवाब हम चाहेंगे, चूंकि हमारे साथ देखिए बीजेपी के नेता जुड़ने वाले थे, वो अभी तक जुड़े नहीं हैं, चूंकि बेंगलोर में प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां पर भाषण चल रहा है। उनका भाषण खत्म होने के बाद ही हम निकल के आपके साथ जुड़ेंगे। इस सवाल ये है रीटा जी, एक सवाल ये आ रहा है, क्योंकि आप लोग भूमि अधिग्रहण को लेकर जो मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार जो कह रही है, और सरकार अपने तौर पे कह रही है कि हम इसको दोबारा अध्यादेश लेकर आएंगे, कुछ संशोधनों के साथ लेकर आएंगे। सवाल हमारा ये निकल के आ रहा है कि किसान है, बिजली है, एजुकेशन है और गरीबी है, ये मुद्दे जो ऐसे हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति के दायरे में ये हाशिए पर चले जाते हैं और मिडिल क्लास के लोकप्रिय मुद्दे ही राजनीति को प्रभावित करते हैं सत्ता में आने के बाद? इसलिए ये परिभाषा निकल कर आ रही है कि महंगाई, करप्शन। देखिए, मिडिल क्लास के मुद्दे हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन इस देश का 70% जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो कहीं ना कहीं किसानी और ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और आज सबसे बड़ा संकट उन्हीं पर आ रहा है। कोई जरूरत नहीं थी इस सरकार को इस कानून में संशोधन करने की, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो लंबित योजनाएं हैं वो कुल 10% हैं, और ये गलत बात है कि भूमि अधिग्रहण करना मुश्किल है, और सरकार चाहे तो उसी व्यवस्था के अंदर कर सकती थी। ये सरकार ना मिडिल क्लास की दिख रही है, ना आम आदमी की दिख रही है, ना गरीब की दिख रही है। ये कॉर्पोरेट के हक में सब ये सवाल भी चलिए हमने पूछा, ये आपने जो कहा सरकार दिख कैसी रही है, सरकार की नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि सरकार, एक्चुअली हमको लगता है ये सीधे अब इस पे आ जाना चाहिए कि सरकार ये सारे के सारा कॉर्पोरेट नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये सवाल भी सहयोग से हमने पूछा है, हम इस सवाल पे आ रहे हैं रीटा जी, हम दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स का भी इंतजार कर रहे हैं और इस सवाल पे भी आ रहे हैं। ये वाकई एक सवाल है जहन में कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी रिप्रेजेंट किसको करते हैं। जिन लोगों से पूछा गया, हमें लगता है वो जानकारी होनी चाहिए जिससे मुद्दा कुछ और सामने साफ आएगा। दरअसल इसमें महिलाओं से 45% महिलाओं से देश में जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है उनसे पूछा गया है, 11% अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर से मुस्लिम से, शेड्यूल कास्ट 16% हैं, शेड्यूल ट्राइब 8% है जिनसे पूछा गया, ये हम आपको बता रहे हैं, सर्वे एस्टीमेट जो है उसमें आया है। जो शहरी इलाके में है उनसे 31% लोगों से पूछा गया है। ये एक सर्वे का प्रोफाइल है जिसमें हर तबके को इसमें घेरने की कोशिश की गई है, और उसके तहत ही एक सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण निकल कर आया कि मोदी सरकार की छवि है कैसी। हर के जहन में ये सवाल है, क्या इस सरकार की छवि क्या वाकई रईसों वाली है या प्रो पुअर है। ये देखिए, सबके साथ हैं 47% लोगों की राय है, सबके साथ हैं। अमीरों के साथ 30% लोगों की राय है, ये लोगों की राय है, और गरीब 16% लोगों की राय है। अब बताइए रामकृपाल जी कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि इन सब से इतर, ये जो बहस चलती है इस देश के भीतर कि थोड़ा रईसों को देख रहे हैं, कॉरपोरेट को देख रहे हैं, गरीबों को अनदेखा कर रहे हैं, या सबके साथ चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास नारा भी दिया गया, क्या छवि उभरती है इसके बाद? नहीं प्रसून जी, ये तो है, आज से नहीं, जब मोदी जीते नहीं थे तब से ये छवि थी, और आज की बात नहीं, पीलू मोदी से लेकर नरेंद्र मोदी तक बीजेपी की जो आर्थिक नीतियां रही हैं वो प्रो कारपोरेट रही हैं। हाँ। इसमें कोई कहीं से संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं जो दिख रहा है, मैं सही बात है कि परसेप्शन इज मोर डेंजरस देन रियलिटी।
अभी रीटा जी एक बात कह रही थी, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। यूपीए गवर्नमेंट ने मुकेश अंबानी को $8 गैस देने की घोषणा की थी। 1 अप्रैल 12 से लागू होना था। ये सरकार ने उसको 8 से 6 किया, 6 से अभी 3 दिन पहले और कम किया है। तो जरा हकीकत बताएं ना कि कारपोरेट का साथ कौन दे रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस पर आप पार्टी ने, केजरीवाल ने कहा था कि फलाना जगह गैस बांग्लादेश सस्ती मिलती है, करो, पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, एब्स्ट्रैक्ट एक होता है, परसेप्शन एक होता है, आंकड़ों के साथ बताइए। और दूसरी बात यह है कि देश का आदमी भी किसान जानता है। जो अभी आप बात कह रहे थे उस पर मैं कह दूं, संतरा की फांक तभी मिलती है जब छिलके को आप छीलते हैं। इसलिए गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो है ना, जब तक आप उससे नहीं लड़ेंगे तब तक किसान और गरीब का भला नहीं होता। ये बड़ी गलतफहमी है लोगों को। इस देश में किसान की औसत महीने की इनकम, अभी आज अखबार में आया है कि मिनिमम वेजेज 9,000 होने जा रहा है। इस देश का किसान जो है मिनिमम वेज से कम पाता है महीने का। आप आंकड़ा देख लीजिए उठा करके। तो ये जो चीजें, हम जरा कमेंट लिए चलते हैं जी। मुझे छवि क्या बनती है? जी, मुझे क्या लगता है, देखिए, सबके हुए 47% जो लोगों ने कहा कि सबके हैं, और गरीब के हुए 16% लोग कह रहे हैं, तो कुल मिलाकर 63 हो गया। वही आंकड़ा जा रहा है 60% पर। वैसे एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 47 + 30 + 16 तो 93 होता है। कुछ तो लोगों ने राय नहीं व्यक्त की। अच्छा, जो राय नहीं, तो मैं आपसे, अच्छा, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वही हुआ कि 60-63% लोग अभी कह रहे हैं कि हाँ, इनमें जो इन्होंने कहा था सो हैं, ये सबके भी हैं, गरीब के भी हैं। लेकिन ये जो कहा कि अमीर के हैं, ये 30% काफी बड़ा आंकड़ा है अमीर का हमारे देश की राय से सहमति रखती हैं? हम इसलिए आपसे पूछ रहे थे। जनता की राय से सहमति रखना, इसमें कुछ थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है उलझन है। क्यों उलझन? हम इस पे आएंगे। आलोक जी, क्या राय बनती है? जाना जरूरी है। देखिए, मुझे तो लगता है कि एक बाय एंड लार्ज जो सबके साथ वाला जो मामला है, अभी उस कई वर्गों को उन्होंने अभी अपने साथ बनाए रखा है, उसको सस्टेन कर लिया है। देखिए, जिसको कहते हैं निभाना, रिश्ते निभाना जो है वो ज़्यादा कठिन होता है। तो इतने महीने, वरना तो कई बार बहुत जल्दी मोह भंग होता है। अभी मोह भंग नहीं हुआ, लेकिन हाँ, फिर भी जैसे अति ऐसा नहीं हुआ। देखिए, 47 का आंकड़ा यदि मान लो 80 होता या 65 होता तो लगता है कि भाई ज़्यादा हो रहा है। लेकिन 50 से विभाग लिखते रहे हैं, लेकिन आज आप सहम क्यों रहे हैं? हमारा छवि क्या है? छवि आज की तारीख में क्या है मोदी की? देखिए, छवि ये है कि जितनी अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो रही है, ये है सही है। रीटा जी, हम असल में आपको वक्त थोड़ा सा कम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी के नेता ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ, जो हमारा मैसेज आया है। लेकिन उसके बावजूद भी 10 महीने के भीतर छवि क्या निकल कर आई? जनता की राय तो हमने दिखा दी, आपकी राय क्या है? देखिए, अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि बिजली के लिए अंबानी का उन्होंने एक वो दिया एग्जाम्पल, उदाहरण। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जिस गुजरात मॉडल को लेके मोदी जी चल रहे हैं, ये सच है कि नहीं कि 26 रुपए यूनिट वो प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीद रहे हैं? ये सच है कि नहीं कि कच्छ के एरिया में 50,000 करोड़ की जमीन और अन्य जगहों पर अदानी को उन्होंने दी 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए की लीज पर? ये क्या बात कर रहे हैं? पूरे गुजरात का मॉडल कॉरपोरेट मॉडल है। वहां पर कोई मॉडल गरीब के लिए नहीं है, कोई मॉडल किसान का नहीं है। तो ये हमको ये ना समझाएं कि कॉरपोरेट मॉडल क्या होता है और कांग्रेस ने क्या किया। हमने मनरेगा शुरू किया, आप डाइल्यूट कर रहे हैं। हमने स्वास्थ्य मिशन शुरू किया, आप उसे डाइल्यूट कर रहे हैं। शहरी नवीनीकरण योजना ठप पड़ी है। सीवर कहीं आधा 50%, कहीं 80% पड़ा है, 1 पैसा उसके लिए रिलीज नहीं हो रहा है। आप कोई भी योजना दिखाइए जो गरीब के हक की है। मुद्दे असल में ये भी है रीटा जी, दरअसल हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ेंगे रीटा जी, जहां पर आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो उसका क्या असर पड़ने वाला है। और हम चाहेंगे कि चूंकि बीजेपी के नेता भी साथ जुड़ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पत्रकार तो एनालिसिस ही करेगा और पॉलिटिकली जवाब तो हमको लगता है नेताओं को ही देना होगा। एक सवाल हर जहन में, सरकार की उपलब्धियाँ क्या रहीं, ये हर जहन में एक सवाल आ सकता है। और ये उपलब्धियाँ बड़ी मायने रखती हैं क्योंकि सरकार की जो इमेज निकल कर आई है, उपलब्धियों के आश्रय निकल कर आई है, इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय छवि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी बनी है। 34% लोग कह रहे हैं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को किया है, आगे बढ़ाया है। 34% आपको उपलब्धि के साथ देख रहे हैं। नौकरशाही पर आपने अनुशासन की लगाम लगाई है। 21% यानी ब्यूरोक्रेसी को अब नकेल कसी गई है, जिसको माना जाता था कि करप्ट है और इन सारी चीज़ों के बीच में
इस तीसरा मसला यह था कि जो निर्णय लिए जाते हैं योजनाओं को लेकर वो आप तुरंत निर्णय लेते हैं, उसमें 18% लोग की राय है। भ्रष्टाचार पर लगाम 13% लोगों की राय है। हम इसके आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल हम एक चीज जोड़ना चाहें। आलोक जी, हम एक सवाल आपसे करेंगे क्योंकि सबसे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय इमेज का था मसला, 34% लोग की राय में। इसमें हम एक चीज और जोड़ दें कि ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे भारत की छवि को बेहतर करने का सवाल एक और जोड़ा गया था, जिसमें 59% लोगों की राय थी, शानदार किया है। लेकिन पूछा यह भी गया था, ये जो प्राइम मिनिस्टर बार बार विदेश जाते हैं, ये सही है या नहीं है? इस पे 44% लोगों ने कहा अच्छा है, लेकिन 39% ने कहा गलत है। आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि बार बार जाने से लोगों को बनता है कि साहब ये भारत में हमारे यहाँ कितना कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन एक तरफ मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, एक चौकीदार कल मुझे मिला और दिल्ली को लेकर के वो नाराज़ था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन कहता जब वो फ्रांस जर्मनी जाने वाले हैं शायद उससे मुझे रोज़गार मिल जाएगा, क्योंकि वो एक मैसेज ये देते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें रोज़गार मिलेगा। आपको इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वहीं से आएगी इसलिए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि मतलब, हाँ, लेकिन रोजगारी और पैसा मिल जाएगा, रोजगार, हाँ। बस। तो क्या राय है आपकी? रोजगार की बात यह है कि जो बाहर जाते हैं तो लोग कहेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ बिल्कुल अब आप एक सिंगल विंडो पर आएंगे, निवेश हो जाएगा, बस पैसे लाइए निवेश हो जाए, यहाँ पर आप उद्योग शुरू करिए। अब ये है कि जो HDFC के जो चेयरमैन है दीपक पारेख, उन्होंने इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं आया। तो जो मोदी जी जा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन घर का पूरा इंतजाम पहले कर देना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इंतजाम वहीं से होना है तो आप क्यों ऐसे मने? वो तो कह रहे हैं कि भाई FDI हर क्षेत्र में लाया जा रहा है, RSS की भी अब सहमति हो चली है। हम उस अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल से पॉलिटिकल और RSS का जो मसला था वो निकलकर यहां से शुरू होता है। आइए जरा इससे जुड़ा हुआ पहला सवाल देख ले। ये सांप्रदायिकता हिंसा में बढ़ोतरी हुई है? नहीं 48%, 37% लोग कहते हैं बढ़ोतरी हुई है। यह मार्जिन नहीं का ज्यादा है, लेकिन हां 37% यह भी एक बड़ी मात्रा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल, इसके बाद का सवाल। इन सब के बीच संघ इस बात का जिक्र करते रहा है कि हिंदू राष्ट्र, जो जिक्र उसने किया गया, क्या इस सोच का समर्थन किया जाए? 48% लोग कह रहे हैं इस सोच का समर्थन नहीं किया जा सकता है, जो जिक्र किया था संघ की तरफ से हिंदू राष्ट्र का। 37% लोग कह रहे हैं समर्थन किया जा सकता है। यहां पर जनता को लग रहा है कि संघ कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित कर रहा है, जनता को यह बर्दाश्त नहीं है, वो 48% कह रही है। यहां देखिए बिल्कुल उलट गया। अब इसके आगे एक और जुड़ा हुआ मसला बिल्कुल इसी से है, जो इस देश के भीतर धर्मांतरण हो रहा है, उसको लेकर एक राय बनी, क्या कानून बना देना चाहिए? अब 57% लोग कह रहे हैं बिल्कुल कानून बना दिया जाना चाहिए, 32% लोग कह रहे हैं कानून नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस जिक्र करती रही है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इन सब के बीच बीजेपी कहती रही है कानून क्यों नहीं बना देते हैं, क्योंकि लगातार ईसाई का वो जिक्र करते रहे। और संघ की तरफ से तो कहीं ना कहीं उसमें ईसाई के जरिए धर्मांतरण का सवाल भी उछाला गया। हम आ रहे हैं आपके पास भी पूछने के लिए रीटा जी, लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल हम जोड़ दे रहे हैं। एक सवाल और इसके बाद निकलता है, यह है कि आखिर सरकार जो चल रही है वो RSS से प्रभावित है या बैलेंस करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी? प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, 39% लोगों की सिर्फ राय है। RSS के नियंत्रण में सरकार है, 36% लोगों की राय है, और 15% लोग कहते हैं आप बैलेंस बनाते हैं। ये एक स्थिति है, यानी RSS किस किस जगह पर कैसे कैसे चल रही है। रीटा जी, इंतजार बीजेपी का भी हो रहा है, लेकिन अब आपसे सवाल का जवाब सीधे पूछिए, जो RSS को लेकर जो सवाल निकल के आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत गंभीर विषय है, और आपने देखा कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी की रिकॉन्स्टिट्यूट हुई कमेटी ऑल इंडिया की, तो RSS के बहुत सारे लोगों को उसमें महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया। सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए भी RSS की और बीजेपी की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, और RSS के विरोध में या उसने जो भी भड़काऊ भाषण दिए, जो भी सांप्रदायिक बातें कही, चाहे वो घर वापसी में उसके लोगों की लिप्तता हो, और वो राजेंद्र जी जो आगरा के गुनाहगार थे, उनको अब और प्रमोशन देके RSS ने बैठा दिया है। इनके मंत्री जगह जगह बोलते रहते हैं। तो ये जिस तरह से RSS काम कर रही है, और जिस तरह से एक वो आपने जिसका हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, जिस तरह से चर्चेस पे आक्रमण हो रहे हैं और पूरे देश में जगह जगह पर हो रहे हैं,
जिस तरह से घर वापसी का मुद्दा है, महिलाओं के, हिंदू महिलाओं के बच्चा पैदा करने का मुद्दा है, जिस तरह से गांधी के ऊपर प्रहार हो रहा है, जिस तरह गोडसे को महिमा मंडित करने की कोशिश हो रही है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है। और इस एजेंडे को डाइल्यूट करने के लिए, कम करने के लिए मेरी समझ से प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया और कोई उनका महत्वपूर्ण बयान नहीं। यहाँ पर हर बार ये कहना है विकास करेंगे। आप उठा रही हैं, और देखिए जनता के जहन में भी यही सवाल है। रीटा जी, जिस बात का जिक्र आप कर रही है ना, यही सवाल जनता के जहन में ही है। रामकृपाल जी, ये एक सवाल यहाँ पर निकल कर आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रचारक थे, मोदी भी प्रचारक रहे हैं और वहां से निकल के प्राइम मिनिस्टर पद। इस दौर में अगर जनता की राय है कि आप संघ हिंदू राष्ट्र कहता है हम इसके खिलाफ हैं, भाई 48% लोग कह रहे हैं ना ये गलत चीज़ है, आप कह रहे हैं अब धर्मांतरण के मुद्दे पे कानून, ये सब चीज़ें नहीं निकलती थी उस पीरियड में, अब अगर निकल रही है तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए प्रसून जी, अगर मैं लबोलुआब कहूँ, जो अभी मैं देख रहा हूँ आंकड़े भी जो आ रहे हैं, आर्थिक मुद्दों पर मोदी जी को अभी भी वो पास हैं, कमी आई है, लेकिन जो परसेंटेज में कमी आई है वो आई है सामाजिक मोर्चे पर। रीता जी जो कह रही उस बात में दम है, मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ। और अगर आप कहीं भी देख लें कि जितना परसेंटेज कम हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए कि 85% या 90% के पैमाने पर माने कि लोगों को ऐसा लगता था कि जो कह रहे हैं करेंगे, उसमें जो भी कमी आई है, आर्थिक मुद्दे पर जो सफलता अर्जित की थी उसको सामाजिक मुद्दे पर एनडीए ने, बीजेपी ने गंवाया है, ये इसमें दो राय नहीं है। और जिस तरह का वाजपेयी जी का जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा था, वो अभी मोदी जी कामयाब करने में नाकाम रहे हैं। ये डर लोगों में है। आपने एक सवाल जो किया था सांप्रदायिक हिंसा, जी मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं था अगर आप ये पूछते कि सांप्रदायिकता, क्योंकि कई बार क्या होता है, शांति का पैमाना ये नहीं है कि दंगे नहीं हुए, शांति का पैमाना ये है कि दिलों में भाईचारे का, दिलों से डर कितना कम हुआ है। तो हम सवाल इसमें एक चीज जानकारी दे दें, आपने अच्छा किया इस सवाल को उठा दिया। उसमें जनता से ये पूछा गया कि जो सरकार चुनाव लड़कर जीत कर आई है उसमें हिंदू सांप्रदायिकता को आधार बनाया गया और उसी के जरिए जीत मिली, तो इस दौर में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं क्या? ये पूरा सवाल था। और उस सवाल पर 48% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, 37% लोगों ने कहा है। लेकिन हम इनके जरा सा हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आलोक जी, एक सवाल जहन में हर किसी के आ रहा होगा, अगर गठबंधन की सरकार थी वाजपेयी जी के दौर में तो नकेल कसने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज थी, यहां पर आप बहुमत के साथ है, अपने बूते हैं, क्या ये चीज बेलाग छोड़ देती है जिसका जिक्र रामकृपाल जी कर गए, सामाजिक तौर पर आप कमजोर हुए हैं? देखिए, एक तो खुद इसके बल पर आप याद करें, चाहे अयोध्या की यात्रा हो या कश्मीर की यात्रा, तब से मोदी इसके साथ थे, हिंदुत्व के बल पर ही वो उनका रथ आगे बढ़ा था, नंबर 1। और इसलिए ये उम्मीद करना कि वो बिल्कुल अटल जी की तरह से काम कर रहे होंगे, वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए आप देख रहे हैं हिंसा चाहे नहीं हुई हो, और इसलिए आपका ये जो सवाल है ना कि आरएसएस का कितना मानते हैं जी, वो खुद देखिए, पहले जो सुदर्शन जी या गोलवलकर या दूसरे जो रहे, राजेंद्र सिंह रहे सरसंघ चालक, उनमें एक उम्र का थोड़ा अंतर था। भागवत जी और मोदी जी की उम्र में 1 साल का कुछ महीनों का अंतर है। ऐसी स्थिति में एक तो एक शासक होना और साथ में संघ के ही चीज़ों को अपने ढंग से इम्प्लीमेंट करना, आपके दोनों सवाल को यदि आप जोड़ेंगे कि अपने ढंग से वो कर रहे हैं या संघ के उस पर चल रहे हैं, मतलब इसका उनको संघ की जरूरत नहीं है, वो विकास को और हिंदुत्व को जोड़ करके अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये जो आप कह रहे हैं, हम यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे नलिनी जी, ये कितना डेंजरस है अगर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आरएसएस कंट्रोल कर रहा है, 36% लोग कहते हैं, बैलेंस बना रहा है, ये भी 15% लोग कहते हैं, खुद चला रही है 39% है, यानी ज्यादा परसेंटेज में आरएसएस की भागीदारी सरकार चलाने में नजर आ रही। डेंजरस है या नहीं है? 54% कह रहे हैं अपने हिसाब से या कि संतुलन बना के, लेकिन जी। मैं आपसे सहमत हूँ, ये जो 36% है, ये पहले जो आपने आंकड़े बताए थे कि किस चीज़ की प्राथमिकता है, उसमें धार्मिक और हिंदुत्व 18 और 16, मतलब 34% वहाँ पर था और 36% यहाँ है आरएसएस का। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो 18 और 16% वहाँ और 36% यहाँ, ये ज़रूर हमारे लिए ख़तरे की घंटी है देश के, अगर देश को पूरा देखें। क्यों? क्योंकि अगर आप घर वापसी, लव जिहाद वगैरह में अगर आप इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, तो जो बाहर के देश हैं जहाँ से आप समझते हैं कि निवेश होगा, क्रिश्चियंस पर अगर हमले हो रहे हैं, अब कोई भी कर रहा है,
तो क्या हो रहा है कि आप पहले तो उसको देखिए कि अगर यहाँ पर सौहार्द नहीं बनेगा तो यहाँ पर निवेश करेगा कौन? आपके खुद के जो इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर जा रहे हैं। हम इसमें दूसरे डायमेंशन भी जोड़ना चाह रहे हैं, इसमें ब्रेक के बाद जवाब पूछेंगे। संघ की सक्रियता ना होती तो क्या इस हद तक वोट मिलते? 2004 में वाजपेयी जी हारे थे तो पहला बयान जो संघ के मुख्यालय से निकला था वो राम माधव का था। उन्होंने कहा था संघ सक्रिय नहीं हुआ, हिंदू शक्ति सक्रिय नहीं हुई, इसीलिए वाजपेयी हार गए, ये कहा गया था। सरकार चल रही है, आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन बिना उसकी सक्रियता के अगर सरकार सत्ता में ना आ पाती, ये मैसेज अगर सरकार के भीतर है तो वो आरएसएस को इग्नोर कैसे कर सकती है? और अगर इग्नोर नहीं कर सकती है तो जिस सामाजिक ताने बाने का जिक्र आप कर रहे हैं उसको बचाया कैसे जा सकता है? नहीं प्रसून जी, मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह के जो पहले आरोप थे, ओके, लेकिन इन 10 महीनों में इन आरोपों को बेबुनियाद ठहराने के बजाय जो कुछ हुआ है उससे ये आरोप कहीं न कहीं से और प्रगाढ़ हुए हैं और मजबूत हुए हैं। आप याद कीजिए, इन 9 महीनों में सबसे पहला शुरू हुआ कश्मीर के सवाल पर, याद होगा आपको क्या क्या भाषण दिया गया। फिर गोवा का एक मंत्री कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन होता है, योगी आदित्यनाथ क्या क्या बोलते हैं, विकास को छोड़ के उन्होंने सारी बातें बोली। उसके बाद एक पूरी श्रृंखला है। और आप देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि धर्मांतरण वाला जो भी शुरू हुआ और उसको लेकर के फिर ये लव जिहाद, और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो बातें हो रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो आप देखिए इन श्रृंखलाओं ने क्या किया। संघ अंदर से परोक्ष अप्रत्यक्ष है या नहीं है, मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन और उस पर प्रधानमंत्री की एक लंबी खामोशी, और उसके बाद अगर कुछ कहना है तो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह कि प्रवचन दे देना, प्रवचन से काम नहीं चलेगा, दंड चाहिए। क्या आलोक जी ये अंतर्द्वंद है या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है, ये अंतर्द्वंद नहीं है। बिल्कुल मेरा मानना है कि वरना यदि अंतर्द्वंद होता तो फिर भी वो पब्लिकली कहते, अपने प्रधानमंत्री के नाते भी फ़ोन उठा करके मैंने कहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो खाली कहते हैं कि हम सबका साथ देंगे, हम सबका साथ ध्यान रखेंगे। ये आप कह रहे हैं कोई अंतर्द्वंद नहीं है, सच्चाई है। ये आप कह रहे हैं सच्चाई है। नल्ली जी, अगर ये सच्चाई है या अंतर्द्वंद है, आप इसको जिस रूप में देखें, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद कानूनी तौर पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर पाती? ये उसकी मुश्किल है या उलझन है? कानून जो हैं इस वक्त जो मौजूद हैं कानून, वो तो सरकार उसको लागू करना ही पड़ेगा। अब ये है कि कौन ला रहा है, कौन एफआईआर दर्ज कर रहा है। अब आज देखें गिरिराज के खिलाफ मुजफ्फरपुर में ही डीएम ने या एसडीएम ने या डीएम ने खुद ही एक कॉग्निजेंस लेकर के उनके खिलाफ एक कानून के तहत एफआईआर दर्ज करती है। तो इसमें तो कोई उलझन भी नहीं है, ना कोई मुसीबत है। सरकार उलझन में है, लेकिन ऐसी इश्यूज पर गिरजाघरों पे हमले होते हैं, सरकार उलझन में रहती है। देखिए मुझे लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ कोताही बरत रही है। लेकिन एक सवाल हर जहन में है कि राजनीतिक तौर पर अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाएं, क्योंकि इसके बाद हम आने वाले हैं, अगर चुनाव हो जाएंगे तो कितने वोट सरकार जो जीत कर आई है 10 महीने पहले, आज की तारीख में कितने % वोट मिलेंगे और सीट भी कितनी मिलने वाली है? हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि दरअसल बीजेपी के तमाम नेता बेंगलोर में हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है और वहाँ से इसलिए अभी तक हमारे साथ कोई गेस्ट बीजेपी के नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन रीटा जी, एक कमेंट आपसे यहाँ पर जरूर चाहेंगे। एक परसेप्शन रहा कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुइज्म को अपनाती रही, लेकिन बीते 10 बरस में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, धीरे धीरे ये मैसेज आया कि हिंदू टेररिज्म के दायरे में आरएसएस को ले आया जाए। और ये मैसेज आपके गृहमंत्री उस समय थे सुशील कुमार शिंदे खुलकर बोल रहे थे, चिदम्बरम साहब बोल रहे थे। क्या लगता है कि ये मैसेज जब आप लोगों ने दिया तो इस देश के भीतर अचानक वोट जो थे वो बट गए बहुत क्लियर तौर पे, और उसका ही ये असर नजर आया और आप लोग के हाथ में कुछ नहीं बचा? देखिए, आरएसएस के बारे में कांग्रेस और उसके सरकार की राय 1948 से पटेल जी के ज़माने से चल रही है, वल्लभ भाई पटेल जी के। फिर कब उनको बैन किया गया, कब खोला गया, लगातार ये संदेह के घेरे में रहे। मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करीब 40 साल प्रचारक रहे ये आरएसएस के। उनकी पूरी मानसिकता, जिन्होंने घर त्याग दिया, उनकी सोच आरएसएस से जुड़ी हुई है। उस सोच को उन्होंने खुद कहते हैं कि हर प्रांत में घूमकर फैलाया। आप खुद बोलिए, जो व्यक्ति 40 साल एक विचारधारा में
एकदम से रमा हो, क्या अगर सत्ता में आ जाएगा तो क्या उसका कोई मन बदल जाएगा? इनका हिडन एजेंडा है, वाजपेयी जी के बारे में आपकी क्या राय है? वो विकास की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। वाजपेयी जी के बारे में क्या राय है? वो अभी प्रचारक थे, उन्होंने ज्यादा वक्त दिया है। वो उन्होंने 2002 नहीं किया, जिस समय बाबरी मस्जिद गिरी, उस समय भी वाजपेयी जी का बयान पढ़िए कि भारत के इतिहास में कलंक का दिन है। 2002 हुआ, उन्होंने कहा, इन्होंने रीटा जी 5 दिसंबर 1992 जी का भाषण यूट्यूब पे मौजूद है। कैसे जमीन सबदल की जाएगी? आप इस तरीके से मत बचिए, यूट्यूब में मौजूद है भाषण, आप देख सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं, जो 40 साल एक विचारधारा में रहा हो व्यक्ति, क्या वो उस विचारधारा से बाहर निकल सकता है? हम भी तो यही पूछ रहे हैं, जो 50 साल रहा हो एक विचारधारा में, क्या वो बदल सकता है? आरएसएस अपनी शाखाएं बढ़ाती जा रही है हिंदुस्तान में। 10,000 शाखाएं बढ़ गई हैं जब से मोदी जी की सरकार आई। क्योंकि इसके बाद हम वोट शेयर और सीट लाने वाले हैं। इस लिहाज से समझें तो तकरीबन 19 राज्य, 12,161 लोगों से पूछा गया है। ये आपके स्क्रीन पर इस तरफ है, इस तरफ हम आते हैं। विधानसभा क्षेत्र 260 घेरे गए, पोलिंग स्टेशन 519, राज्य 19 थे। सर्वे का वक्त 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का वक्त था। और इस दौर में जो सर्वे में अलग अलग सवालों के जरिए जो निकाला गया, और उसके बाद एक सवाल हर जहन में था कि वाकई अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति बनती है। आइए जरा उस दिशा में चलते हैं कि कितने फीसदी वोट किसको मिल सकते हैं अगर आज की तारीख में यह चुनाव हो जाए तो। ये है आपके स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। 39% एनडीए, 23% यूपीए और 38% अन्य। यह परसेंटेज ऑफ वोट है। अगर आपको तुलना करनी हो पिछली बार की तुलना में, तो पिछली बार एनडीए को 38.5% वोट मिले थे, यानी 0.5% का उसको मुनाफा हो रहा है। यूपीए जस की तस है कमोवेश, और 0.5% जो है वो अन्य के हिस्से में जा रही है। अब इसको अगर तब्दील कर दिया जाए सीटों के लिहाज से या बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से, हम देखते हैं कौन सा हिस्सा पहले आता है स्क्रीन पर, क्योंकि हम लोगों ने इसकी भी स्थिति तय की है कि बीजेपी अपने बूते कितने ला सकती है, कांग्रेस अपने बूते कितनी ला सकती है, और किसको नुकसान सीटों का या उसका हो रहा है। ये तो एनडीए का है जो दोबारा आपके स्क्रीन पर आया है। एनडीए का वही है 39%। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी को हमने अलग करके भी आंका है कि उसके कितने वोट शेयर थे। लेकिन आइए जरा नफा नुकसान के भीतर घुसते हैं। स्क्रीन पर नफा नुकसान नहीं आ रहा है अभी। ये आ गया नुकसान, जिसमें ये है बीजेपी के फीसदी का नुकसान। ये अलग अलग राज्यों का भी हमने व्यवस्था की है, ये खास तौर से बता दें। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण किस लिए है। दिल्ली में 5.4% वोट घट रहे हैं बीजेपी के। खतरे की घंटी इसलिए क्योंकि उसके परसेंटेज ऑफ वोट घट के आ रहे हैं 41%। और अगर इसे आप समझेंगे, इसको हम दूसरे हिस्से में लेके आएंगे। ये एक चैलेंज है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उसके परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहे हैं और वो इसको चैलेंज कर रहे हैं 41% को। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, जो परसेंटेज ऑफ वोट का स्थिति है, यहां पर भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 5.3% वोट अगर यूपी में घटते हैं और वो 38 पर आ जाती है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी, मायावती और कांग्रेस, इन तीनों को मिलना होगा, धराशायी कर सकते हैं। सिर्फ 2 पार्टियों के मिलने से काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यह स्थिति खतरे की घंटी है, क्योंकि अब 43 से नीचे आ रहे हैं। राजस्थान का आंकड़ा लेकिन 50% का है, तो 4.9% कम होने पर भी सीटों पर असर नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु में भी जाहिर है ये बहुत कम है। अगर तमिलनाडु में जयललिता या डीएमके या आईडीएम को देखें, उस लिहाज से बहुत कम है, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन घट रहे हैं आप। गुजरात में भी आप घट रहे हैं। गुजरात वाली घंटी जो है ये खतरे की घंटी नहीं है, हालांकि 57% तक आप हैं, अभी 59 से नीचे आके 2% कम रहे, 2.1%। लेकिन दूसरी तरफ चलिए, वो कौन से राज्य हैं जहां पर आपको फायदा हो रहा है, बीजेपी को मुनाफा हो रहा है। अब उस जगह पे लेके आते हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में बीजेपी आगे बढ़ रही है। जो कम नुकसान वाली स्थिति थी वो नुकसान वाली स्थिति है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट जिन राज्यों में बढ़ते हैं, क्या वहां पर बीजेपी को सीट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं।
अब आप देखिए जिन जगहों पर बीजेपी बढ़ रही है उन राज्यों में सीट कैसे गेन करेगी, यह मुश्किल सवाल है। तेलंगाना में 6.4% मिल रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ इनके 29% वोट हैं, वहां पर नहीं टिक सकते हैं ये तेलंगाना पार्टी के सामने। ओडिशा, यहां पर भी 5.5% बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर बीजू जनता दल को 50% वोट मिलते हैं, उसके सामने आप नहीं टिक सकते हैं। केरल की स्थिति में आपको 5.2% का वोट मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आपकी अकेले की भूमिका सीटों को बढ़ाने की स्थिति में 16% वोट से काम अभी भी उस रूप में नहीं चलेगा जिस रूप में सोचा जाए कि 5.2% बढ़ गए। हरियाणा, आप 34 से 40 पर आ गए, 5.3, लेकिन वहां पर आप सैचुरेशन स्थिति में है जितनी सीटें आपके पास आ गई है। पश्चिम बंगाल में भी आपका आधार बढ़ रहा है, 3.2% वोट बढ़ रहे हैं, 20 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी दूसरी तरफ जो खड़ी हुई है वो एक बड़ा आंकड़ा 40% से ज्यादा के वोट बैंक को लेकर खड़ी हुई है, 27% लेफ्ट के पास भी है। ये एक स्थिति बन रही है कि आप एक विपक्ष की भूमिका में पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, दूसरी जगहों पर आपका आधार बढ़ रहा है। इसलिए एक सवाल ये था, ये सवाल हमारे सर्वे से निकल कर आया कि दरअसल परसेंटेज ऑफ वोट अगर बढ़ रहा है बीजेपी का, तो क्या सीट भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ये एक सस्पेंस था। और इस सस्पेंस को हम देखिए सामने लेकर आते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सस्पेंस है। बीजेपी के परसेंट ऑफ वोट बढ़ रहे हैं, सीट हम चाहेंगे स्क्रीन पर सीट आ जाए। आइए हम जरा इधर हमारे सामने दिखाई देंगे वो कितनी सीटें मिल रही हैं इसको। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि बीजेपी को भी 1% का लाभ हो रहा है सीट में और यूपी को। ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एनडीए 284 से 314 के बीच में आकर खड़ा हो रहा है, यानी वो एनडीए जो कि इससे पहले उसके पास जो सीट्स थी वो 335 थी, अगर इसके बीच में आई है तो 299 का आंकड़ा आकर बीच में अटकता है, 300 के लगभग। एनडीए का हिस्सा कमजोर हो रहा है यहां पर सीट को लेकर। परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहे हैं लेकिन सीटें कम हो रही हैं। ठीक इसी तरीके से यूपीए कमोवेश जस का तस है, लेकिन उसकी सीटों में इजाफा हो रहा है 62 से 80। इसका मतलब बहुत साफ है, अगर बीच में आकर खड़े होंगे तो 71 सीट, 23% वोट, 71 सीट जो कि 59 था वो बढ़ के आ रहा है, आपको यहां इसको लाभ हो रहा है। अन्य की स्थिति 166 से 181, वहां पर 0.5% का वोट का लाभ है और चंद सीटों का फायदा भी हो रहा है। यह है एनडीए, यूपीए और अन्य की स्थिति। हम जरा उस पे आए कि क्या है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अब सीधे नलिनी जी देखिए, ऐसा है कि जो आपने सर्वे की थी तुरंत बाद में, जबकि मई 26 को सरकार आई थी, अगस्त में भी आपने एक मूड ऑफ द नेशन किया था, अगर आपको याद होगा। मूड ऑफ द नेशन अगस्त 2014 में भी आया था। उसके अंदर जो एनडीए है उसकी 30 सीटें बढ़ी थी। अब आप करते हैं मूड ऑफ द नेशन, अगस्त से लेकर अब अप्रैल है या मार्च में आपने किया, तो 6 महीने में इनकी करीबन 35 या 30 सीटें घटती हैं जी। माने जो पहला जून, जुलाई, अगस्त का जो महीने थे उसमें 30% का इजाफा हुआ था। अब उसके बाद 6 महीने के बाद है या नहीं है खतरे की घंटी। शाहनवाज जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम लगातार इंतजार करते हैं कि बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े। आपके वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है लेकिन सीटें कम हो रही हैं। जिन जगहों पर वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है वहां पर आपको जीत मिलने की स्थिति नहीं है, उन राज्यों का जिक्र हमने किया, लेकिन सीटें कम हो रही हैं। ये खतरे की घंटी आपके लिए है? देखिए, हम तो बहुत आपको मुबारकबाद देंगे कि इतनी अच्छी खबर आप सुना रहे हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। 10 महीने के शासन के बाद जिस तरह से दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी इन लोगों ने किया, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी तो कहीं है नहीं। दिल्ली के चुनाव के बाद लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, लेकिन आपने अभी जो सर्वे करके दिखाया है मूड ऑफ नेशन, उसमें आपने बताया कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। हमारी सरकार भी आप 299 करीब बता रहे हैं बीच में। हम ये मानते हैं कि सीटें भी नहीं घट रही है, वो आप बीच के आंकड़े नहीं, पर आ रहे हैं तब शहनवाज जी, शहनवाज जी, इसकी टेक्निकलिटीज तो जरा समझ लीजिए। जनता पार्टी के लिए बड़ी सुखद स्थिति है शहनवाज जी, हमारी स्थिति और मजबूत हुई। अरे हुजूर, मजबूत है, आपको कोई नहीं गिरा रहा है। हम खाली ये कह रहे हैं उसकी टेक्निकलिटीज समझिए। जिन जगहों पर आपको परसेंट बढ़ रहा है वोटों का, वहां पर आपको आंकड़ों में वृद्धि नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में नहीं होगी, हरियाणा में नहीं होगी, तेलंगाना में नहीं होगी, उड़ीसा में नहीं होगी,
कर्नाटक में नहीं होगी, जो स्थिति नजर आ रही है। लेकिन जहां पे घट रहा है जरा इसके जवाब दीजिएगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश 5% से ज्यादा वोट आपके कम हो रहे हैं और यहां पर खतरे की घंटी आपके लिए दोनों जगहों पर बज रही है, इसीलिए लगभग 27 सीटें घट रही हैं। जी देखिए पुनप्रसन जी, दिल्ली के अंदर जो पिछले विधानसभा में मिला उससे तो बढ़ रही है ना, वोट उससे तो बढ़ रहा है। आप लोकसभा से तुलना कर रहे होंगे जब हम 7 की 7 सीट जीते, लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी एक्सपोज हुई है दिल्ली में, तो हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। हमें मालूम है जमीन की हकीकत का, इसलिए कहीं पर 2-4% अगर वोट घटने की बात कर रहे हैं तो हमारी बढ़ भी तो रही है। इसलिए भारतीय, चलिए हम आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं, उसके बाद भी आप बोलिएगा कि हम खुश हैं तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हम आपको एक आंकड़ा और दिखाते हैं, बीजेपी का इंडिविजुअल आंकड़ा, जादुई आंकड़े के साथ 2014 में 282 सीटें पाई थी, लेकिन आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो 27 सीट बीजेपी की कम होगी, 245 से 265, बीच की स्थिति में 255, यानी जादुई आंकड़े से आप नीचे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, उसकी स्थिति भी आप देख रहे थे स्क्रीन पे, जो कि 44 से 53 तक पहुंच रही है सीटों में, लिहाज से कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन जादुई आंकड़े तक शहनवाज जी 272 तक आप नहीं पहुंच पाएंगे आज की तारीख में चुनाव हो जाए। खुश हैं आप? पुनप्रसन जी, एक तो मेरे सामने देखिए पुनप्रसन जी, मैं बेंगलोर से मीटिंग से निकलकर आपसे जुड़ा हूँ। हुजूर जी, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, लेकिन आपकी आवाज को मैं सुन रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के लिए वो आप बहुत बढ़ा के 44 से 55 पे जाएगी, ये समाचार कांग्रेस के लिए। और हमारी, अगर आप बीच में भी कह रहे हैं एनडीए के साथ सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि 7 चुनाव में 8 राज्य के चुनाव में 7 जीते हैं, हम कॉरपोरेशन के चुनाव सब जगह जीते हैं। सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो सब कुछ वादा कर लिया था, जो अब वो एक्सपोज हो गए हैं, सिर्फ दिल्ली में हार मिली थी। तो हम ये मानते हैं कि हमारे लिए आपका सर्वे जी बहुत बुरा नहीं है, बल्कि अभी चुनाव होगा तो और मेहनत करेंगे, अभी तो कोई चुनाव होने वाला नहीं है। नहीं, देखिए सबसे नजदीक जो है, अच्छी देखिए, आप देखिए भागलपुर से आते हो, बिहार के हो, आप जरा इसको समझिए शहनवाज जी, बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है, इसी बरस होगा। केसी त्यागी साहब, बिहार में बीजेपी का 1.2% वोट बढ़ रहा है, यूपी में कम जरूर हो रहा है, लेकिन बिहार में केसी त्यागी साहब बढ़ रहा है। क्या ये आप लोग के लिए खतरे की घंटी नहीं है? खबर है ये। नहीं, हमारे जो दलों के विलय की प्रक्रिया है वो प्रारंभ है, और मैं चाहूंगा कि 1 महीने के बाद आप फिर जब दलों के विलय की प्रक्रिया समाप्त हो जाए जी, चूंकि अभी तो स्कैटर्ड वोट है हमारा, उसका कंसोलिडेशन का फेज अभी आना बाकी है, और किसी क्रेडिबल अल्टरनेटिव के अभाव में, अगर मैं आपकी बात को सही भी मानता हूं जी, तो लोकसभा में 40 में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिली थी, और अभी कोई विपक्षी गठबंधन मजबूत होकर के नहीं आया है। तो इसी महीने हमारे दलों का जब मर्जर हो जाएगा, विलय की प्रक्रिया, चलिए आप उस गणित पे आ रहे हैं कि सभी दल जुड़ जाए। केसी त्यागी साहब, आप सभी पर आ रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी दिलीप पांडे भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, 2015 में अगर आज की तारीख में लोकसभा के इलेक्शन हो जाएं तो आपका परसेंटेज जो है 32 से बढ़कर 41 आ रहा है, बीजेपी का परसेंटेज 46.4 से घटकर 41 पर आ रहा है। दोनों की स्थिति एक सरीखी है आज की तारीख में जो नजर आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है या लगता है बराबर की टक्कर है? क्योंकि विधानसभा में तो आपके पास सब कुछ आ गया, लेकिन लोकसभा की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, बताइए क्या प्रतिक्रिया है? वाजपेयी जी, अभी हम सुन रहे थे, शहनवाज जी की आवाज़ सुन रहे थे, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था उनके विश्लेषण को। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई और हम हार गए। तो ये उनका दूसरा वाक्य उनके पहले वाक्य को कैंसिल करता हुआ समझ में आया। ये खुद को सूट करता हुआ विश्लेषण मेरे गले नहीं उतरा। मुझे नहीं लगता कि चैनल देखने वाले किसी भी दर्शक के गले ये बात उतरेगी कि एक्सपोज तो हुई आम आदमी पार्टी, लेकिन चुनाव में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार गई। खैर, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अपना विश्लेषण बना सकता है, वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि रूलिंग पार्टी किसी भी सर्वे में, अगर आप रूलिंग पार्टी के बारे में मत को जानने की कोशिश करेंगे किसी मतदाता के, तो वो हमेशा फेवरेबल होता है। किसी भी सर्वे में
जो शासक दल है उसके प्रति मतदाताओं के मन का भाव उनको फेवर करते हुए होता है। तो जितने भी आंकड़े आप दिखा रहे हैं मैं उनको इन्फ्लेटेड मान के चलूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि वो पॉजिटिव साइड में है, वो हकीकत से और ऊपर की तरफ है। ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो धनात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं, ट्रेंड आपके इसमें हिस्से में जा रहा है। हम एक मिनट दिलीप, हम एक चीज जानकारी और दे दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है उसमें हमने 1 से 14 तक का जो ये पूरा विश्लेषण किया है, इसमें शुरुआती दौर में दिल्ली का चूंकि विश्लेषण हुआ था और हम लोग के जहन में तारीखें अगर याद आ रही है तो 5 मार्च से आप लोग के भीतर गड़बड़ियां शुरू हुई थी और उसके बाद जो कुछ हुआ, तो इसका मतलब एक ये है कि विधानसभा चुनाव का असर रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी जीत का असर, इसीलिए वो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ भी रहा है। लेकिन शर्मा जी आपको जवाब देना चाहते तब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ये जो सवाल था आपने आम आदमी पार्टी के नेता से पूछा था, पता नहीं वो केजरीवाल साहब गुट के हैं कि योगेंद्र यादव गुट के हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ। और क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह बटी हुई है और हमारे यहाँ बेंगलोर आने तक वहाँ योगेंद्र यादव और ये सब लोग प्रवक्ता थे, तो वो सही आपका आकलन है कि ये सर्वे बात का नहीं है। लेकिन ये सही है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव तुरंत हुए हैं, अगर इनकी पार्टी को यूनाइटेड ही मान लें तब भी तो इनका परसेंटेज वोट का घटा ही हुआ है। इसलिए आम आदमी पार्टी से कोई तुलना मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे सवाल का उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं देकर मेरे पर टिप्पणी की, इसलिए मैंने वो जवाब दिया। नहीं हम चला चलिए, हम इसको यहाँ पर रोकिए ना। हम तो ये पूरा सर्वे जो है ये मोदी गवर्नमेंट पर सर्वे है शहनवाज जी, आप उधर उस दिशा में ना जाइए और आप मोदी गवर्नमेंट पे सर्वे में आइए। हमारे साथ चूंकि संजय निरुपम भी जुड़ चुके हैं, फोन बीच में कट गया। संजय जी, जो आज की तारीख में स्थिति है, आपकी स्थिति कितनी भी बढ़ रही है लेकिन वो सिर्फ 50-55 तक बढ़ रही है। लेकिन एक सवाल हर जहन में है कि क्या 10 महीने की मोदी सरकार के भीतर ये ठहराव जो छोटा सा आया है, इसे आप लोग बड़ा मान रहे हैं या छोटा ही मान रहे हैं? देखिए पुण्य प्रसून जी, इस प्रकृति का नियम है कि जो आज जीता है उसको हारना है और जो हारा है उसको जीतना है। ये मैं आपके चैनल पे 2-3 बार पहले भी कह चुका हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार का ग्राफ इतना तेजी से नीचे जाएगा ये अपेक्षित नहीं था मुझे, क्योंकि बहुत बड़े जनादेश के साथ वो आए थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन मुद्दों पर यह सरकार आई थी, हर मुद्दे पे यह सरकार फेल होती जा रही है, जो कि आपके देश के मिजाज के सर्वे में साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। रह गई बात कांग्रेस की कि भाई उतना फायदा नहीं दिख रहा है, निश्चित तौर पर नहीं होगा, क्योंकि हम अगर कांग्रेस का एक आजाद भारत के इतिहास में देखें तो एक बहुत बड़ी पराजय थी हमारी। हम पराजित हुए लेकिन परास्त नहीं हुए हैं और हमें मालूम है कि एक दिन हमको वापस आना है। कम से कम कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। जो लोग सपना देखते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उनका सपना चकनाचूर होते हुए दिख रहा है। हाँ, अभी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो बेईमानियां हैं और जो धोखेबाजी है उसको एक्सपोज करना पड़ेगा और नए सिरे से लोगों से कनेक्ट करने का काम करना पड़ेगा, जिस दिशा में हम उतरे। हमारे कांग्रेस अध्यक्षों को आपने देखा होगा, इन्होंने लैंड बिल में जो एक अमेंडमेंट किया वो कितना बड़ा किसान विरोधी है और कैसे देश के किसान उसके खिलाफ निकल के आए हैं। उस पूरे विषय पे हम लोगों के बीच जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा ये जो जनादेश है कांग्रेस के पक्ष में अवश्य आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा देश के विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी इश्यूज पर भी आते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। हम संजय जी, हम उस इश्यूज पे आते हैं। आलोक जी, क्या ये वाकई जिसका जिक्र कर रहे हैं संजय निरुपम जी, क्या ये वाकई लैंडस्लाइड विक्ट्री के 10 महीने के भीतर अगर सीटें कम होती हैं 27 सीट, तो ये बहुत बड़ा झटका है? नहीं, बहुत बड़ा झटका नहीं है। देखिए, अभी जो बात अभी एक आपके दिलीप पांडे कह रहे थे, सत्ता में होता है लोग उसके साथ होते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये भी प्रमाण दिखा रहा है कि सत्ता में आने के बाद लोगों को जो थोड़ी निराशा होती है, ये दिखा रहा है कि थोड़ी निराशा हुई है, थोड़ा लोगों को उत्साह कम हुआ है। और कई जगह जहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वहाँ जो बीजेपी जीती थी, इस बार उतना आसान नहीं है। वो जो लहर का माहौल था वो उससे ठहरा है। लहर जो है, जैसे होता ना, एक बाढ़ आने के बाद पीछे पानी जाने लगता है, तो पानी थोड़ा नीचे उतरा है। और ये आप मोदी जी के चेहरे, आप यदि अभी हाल के दिनों में यदि आमने सामने उनको देखा हो तो उनके चेहरे पर वो जो चमक आज से 10 महीने पहले दिखाई देती थी,
या 4 महीने पहले भी दिखाई देती थी, अब वो नहीं दिखाई दे रही है। वो थोड़ा टेंशन, मुझे लगता है वो नब्ज को हम हमारी तरह आपके सर्वे के बिना भी वो पहचान रहे हैं। ओके, क्या रामकृपाल जी क्या राय है इस पे? अगर सीटें कम हो रही हैं 10 महीने के भीतर, अगर ये सर्वे बताता है तो? प्रसून जी, मैं अगर थोड़ा समय देते हैं मुझे, एकदम आपका सारा आंकड़ा मैंने देखा, इसमें मजेदार बात यह है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की। जी, दिल्ली 28 मार्च के बाद का, आपका 15 मार्च तक का है। जी, 14 मार्च तक का। 28 मार्च के बाद का अगर ये होता तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा नहीं होता। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, जिस आप पार्टी को रोज 3 लाख रुपए मिलते थे उसको अब 8,500 रुपये हो गए हैं। आप ये मतलब मैंने सुना है, ये आंकड़े समझ लीजिए आप। 748। हाँ, 748। देखिए नलिनी जी की जो कह रही है ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात रही यूपी की, आपने एक बात कही कि अगर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये ऐसे हुआ जैसे अगर सूरज और चांद मिल जाएं तो शायद सूरज की जो कड़वाहट रोशनी है उसमें थोड़ा सुनहरापन आ जाएगा, जो कि हम सोच तो सकते हैं असंभव। इसका मतलब है क्या ये चैलेंज है कि यूपी में सभी एक साथ आ जाए, बिहार में सब एक साथ आ जाए, तब बीजेपी को चैलेंज? सर्वे के इस हिस्से में बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस देश के भीतर चाहे बहुदलीय प्रणाली है और राजनीतिक दल संगठन के आधार पर जाने जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए एक चेहरा चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा हो, दिल्ली में केजरीवाल का चेहरा हो, मुलायम सिंह यादव का चेहरा हो, नीतीश कुमार का चेहरा हो, जिसका भी चेहरा ले लीजिए, जयललिता का चेहरा हो, हर चेहरे के साथ राजनीति हर पार्टी की आगे बढ़ती रही है, इससे इनकार नहीं हो सकता है। इसीलिए इस हिस्से में है कि प्राइम मिनिस्टर को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के भीतर जनता क्या सोचती है कि नंबर 1 पर कौन, नंबर 2 पे कौन, और ओवरऑल मिला देंगे तब नंबर 1 पर कौन, नंबर 2 पे कौन। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग बीजेपी से। बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो मौजूदा वक्त में है, जनता की राय है 50% लोग अब भी कहते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। और उसके बाद देखिए कितना बड़ा अंतर है, लाल कृष्ण आडवाणी दूसरे नंबर पर लेकिन 6% के साथ। लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा जो तुरंत चला गया वो दरअसल अमित शाह का था, 5% का। ये देखिए अमित शाह की एंट्री यहां पर हो रही है, इससे पहले नहीं हुआ करती थी। बीजेपी अध्यक्ष है अमित शाह, इनकी एंट्री होती है। अरुण जेटली को भी 5% है जो इसके बाद आ रहा है, गडकरी को 4% है, सुषमा स्वराज 4% है, राजनाथ सिंह 3% है। ये सारी स्थितियां बतलाती है कि मोदी के सामने नंबर 1, 2, 3, 4, 5 गिनते चले जाइए, बहुत दूर में लाल कृष्ण आडवाणी नजर आते हैं। कांग्रेस के भीतर कौन है? कांग्रेस के भीतर सब कुछ गांधी परिवार में ही सिमटा हुआ है क्या, ये सवाल। देखिए पहले 3 नाम तीनों गांधी परिवार के, लेकिन राहुल गांधी जो लगातार कहां हैं किसी को नहीं पता और 19 तारीख को आएंगे इसके कयास लग रहे हैं। 20% लोग राहुल गांधी को ही देख रहे हैं एक युवा चेहरे के तौर पर गांधी फैमिली के भीतर से। प्रियंका को नहीं देख रहे हैं 11%, 9% कम है। सोनिया गांधी बीच में जरूर है 13% के साथ। सोनिया इससे पहले प्राइम मिनिस्टर पद को नकार चुकी थी, लेकिन इन सब के बीच आज की स्थिति में राहुल आगे निकल गए हैं। इसके बाद अगर कांग्रेस के भीतर गुलाम नबी का नाम सबसे ऊपर आता है 7%, आनंद शर्मा नया नाम है 5% के साथ ऊपर आए हैं। राज्यसभा में तीखे तेवर के साथ हमेशा पेश आ रहे हैं। कमलनाथ आज से नहीं, राजीव गांधी के साथ दून स्कूल, तब से यारी और तब से कांग्रेस। तीसरे बेटे के तौर पर पहला भाषण छिंदवाड़ा में दिया था इंदिरा गांधी ने। कमलनाथ 4% वोट। यह है कांग्रेस के भीतर के बेहतरीन पीएम कौन। लेकिन अगर कांग्रेस में से गांधी फैमिली को हटा दिया जाए तब कौन से चेहरे हैं? तब देखिए 12% गुलाम नबी आजाद, ये चेहरा सबसे मान्यता प्राप्त के तौर पे आ रहा है। दूसरे नंबर पर कमलनाथ 7%, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय लोकसभा में है, नेता हैं और 7% के साथ उनका नंबर तीसरा आ रहा है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो शीला दीक्षित 7%, वो भी शीला दीक्षित यहां पर आगे निकल जाती है आनंद शर्मा से, अगर सिर्फ कांग्रेस का जिक्र हो रहा है। दिग्विजय सिंह 6%, आनंद शर्मा 6%। लेकिन इन सबको मिला दीजिए, इस देश के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के साथ टक्कर देने के लिए क्या कोई वाकई है? कौन है वो शख्स? देखिए ये स्थिति निकल कर आती है इस देश के भीतर। 36% लोगों की राय में प्रधानमंत्री मोदी, अगर बीजेपी में 50% था, देश में आकर 36% हुआ। केजरीवाल दूसरे नंबर पर है 15% के साथ। जयललिता उनसे आधे पर आ गई तीसरे नंबर पर 7% के साथ। ये एक मैसेज आ रहा है कि दिल्ली का मतलब क्या था। दूसरा मैसेज निकल के आ रहा है कि अभी भी जो दूसरे नंबर पर है वो आधे से भी नीचे है, यानी बाकियों की फहरिस्त अगर इस लकीर को आगे आप बढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारे नाम आएंगे। राहुल गांधी 7%, सोनिया गांधी 5%, प्रियंका गांधी 3%। अब आप सोचिए 3% और 2% का हिस्सा बच गया है। इसके बाद जो इस रूप में कम है
क्या ये संकेत है कि लोकप्रियता, ये मुलायम सिंह यादव देखिए नेता के तौर पर जिक्र कर रहे थे 3%, नीतीश कुमार भी 30%, जनता परिवार एक साथ हो रहा है, उसमें से कोई नेता निकल कर आ रहा है, तो वह कौन था? वो सबसे आगे जयललिता खड़ी है। जयललिता शरीक होंगी, नहीं होंगी, शरीक होंगी तो किस भूमिका में आएंगी, ये सारे अभी भी कयास ही लग रहे हैं। लेकिन जयललिता इन सबसे अलग पार्टियों के तौर पर निकल कर आ रही हैं, और अरविंद केजरीवाल जो इस जनता परिवार में नहीं है, जिसको बताया जा रहा है कि वह बीजेपी को चैलेंज कर सकता है। मायावती भी 3% के साथ यहां पर खड़ी है। शहनवाज जी, लोकप्रियता में कुछ कमी आई है? 50% थे इससे पहले हम लोग जब जिक्र किया कर रहे थे इलेक्शन के फीसदी, इसमें 36% पर आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री के तौर पर। शहनवाज जी देखिए बनपर्सन जी, कोई दूर दूर तक भी नहीं है। जो नरेंद्र भाई की लोकप्रियता है, पहले लोकप्रियता थी, अब विश्वास है। अगर आप ये सर्वे करेंगे कि लोकप्रियता किसकी और विश्वास किसका, तो विश्वास नरेंद्र भाई पर है लोगों का, और आज भी सबसे आगे हैं और सबसे आगे रहेंगे, कोई शक नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा, लोगों का यकीन है, विश्वास है, भरोसा है, और लोगों ने 60 महीने के लिए उनको मौका दिया है। 10 महीने हुए हैं, उसमें भी बहुत काम हुए हैं। अभी आपका सर्वे है, और अरविंद केजरीवाल साहब भी जो परसेंटेज बता रहे हैं, जो पहले यहाँ पर कहा गया कि वो आम आदमी पार्टी के झगड़े के पहले का आपका सर्वे, इसलिए नरेंद्र भाई की तुलना किसी से नहीं हो सकती। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आज भी कांग्रेस के लोग, संजय निरुपम जब बोल रहे थे तो वो आप उनको करीब 50 के करीब सीट बता रहे हैं, उसमें भी वो बहुत खुश हो रहे थे। और हमारी सीटें अगर थोड़ी बहुत कम आप बता रहे हैं, फिर भी एनडीए के साथ बहुमत बता रहे हैं, तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी न कोई चुनाव होने वाला है, और अगर चुनाव होगा भी तो लोगों का यकीन। हम तो लोकप्रियता का पैमाना देख रहे थे यहाँ पर। शहनवाज जी हम लोकप्रियता का पैमाना देख रहे हैं। दिलीप पांडे 15% के साथ दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं, ये एक सर्वे में निकल कर आया है। सवाल झगड़े से पहले झगड़े के बाद का नहीं है। इस देश के स्थापित नेता बहुत पीछे हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जयललिता, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार। क्या ये एक मैसेज है कि अगर केजरीवाल भी उस जनता परिवार की तरह से आम आदमी पार्टी भी एक समूह के तौर पर आगे निकल कर आ जाए, तो उनका कद बढ़ सकता है केजरीवाल का? ये मैसेज आप लोग के भीतर है? देखिए पुनीत जी, इन आंकड़ों को जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, जो पूरा पॉलिटिकल पिक्चर मेरे सामने अब निकल के आ रहा है, उसका मतलब मेरे हिसाब से ये है कि अगर ईमानदार विकल्प के रूप में पूरे देश के राजनीतिक फलक पे एक नाम ऑल्टरनेटिव के रूप में अरविंद केजरीवाल का निकल के आ रहा है दिल्ली से, तो जनता ने उसे राष्ट्रीय परिदृश्य में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। 1.5 महीने हो चुके हैं दिल्ली में सरकार बने हुए, और हकीकत ये है पुण्य जी की, अगर हम सब भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आंकड़ों से मुंह मोड़ के हम सारे कह सकते हैं कि मुदऊ आंख कतऊ कुछ नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जो कि शहनवाज जी की बात से निकल के आ रहा है। शहनवाज जी ने कहा कि लोकप्रियता थी वो 50% की, और ये 36% की विश्वसनीयता है। जब विश्वसनीयता की बात आती है तो अपने आप आंकड़े डिप कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विश्वसनीयता ने पिछले 8 महीने का जो कार्यकाल रहा है, वो उसकी जड़ में उसकी जड़ को धोया है। और ये जो उम्मीद वाला जो मैसेज है जनता के बीच में, मैंने कहा कि चुनाव से पहले, चुनाव प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकप्रियता है। आज अगर विश्वास का सर्वे करेंगे तो 90% ही आएगा। किसी नेता पर विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी पर है। जहां तक अरविंद केजरीवाल साहब का सवाल है, जब आप लड़ना ही नहीं चाहते, जब आप प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहते, तो सर्वे में नाम क्यों डालते हैं इनका? ये तो दिल्ली से बाहर लड़ना ही नहीं चाहते, यही झगड़ा तो इनकी पार्टी के अंदर है, तो फिर इनका नाम डालेंगे तो अलग तरह का सर्वे आता है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली में समेटे हुए हैं, उनकी पार्टी में संघर्ष तो उनसे पूछ लेते ना, हम उनका नाम डाला जा रहा है, उनसे पूछ तो लें, एजेंसी तय कर लेगी किसका नाम डालना है, किसका नाम नहीं डालना। आप क्यों घबरा रहे हैं? जब वो लड़ना ही नहीं चाहते, आप कहिए कि कोई एक आदमी शादीशुदा है, कहिए कि फिर से शादी चाहते हैं, वो शादी चाहता ही नहीं, तो जो उसका सर्वे कैसे कर लेंगे आप? देखिए शहनवाज जी, आप अपनी सुविधा के अनुसार आंकड़ों को समझने का आधार बदल सकते हैं। दिलीप पांडे, आपको लोकसभा दिलीप पांडे, अरे दिलीप जी, विधानसभा के आंकड़ों से समझने लगते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा, झगड़ा तो कहीं और चल रहा था, झगड़ा कहीं और शुरू हो गया। दिलीप पांडे जी, एक सवाल हमको लगता है इस मौके पर हर कोई जानना चाहता है। दिलीप पांडे जी, और शहनवाज जी एक मिनट, दिलीप पांडे जी, क्या दिल्ली से आगे अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं?
पुरी जी वो स्पष्ट किया जा चुका है। वो पहले ये मन था कि नहीं, दिल्ली की जनता की सेवा करने का जो जनादेश मिला है, 5 साल तक आंख मूंद के दिल्ली की जनता की सेवा करनी है। लेकिन तमाम साथियों का मन बना और बाद में निर्णय लिया गया कि जहां संगठन की मजबूती होगी, नेतृत्व की क्षमता होगी और राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल होंगी, वहां पे पार्टी संगठन चुनाव लड़ने से गुरेज नहीं करेगी। इस बात से अब इनकार नहीं है और उस दिशा में धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। लेकिन मैं घबराहट नहीं समझ पा रहा हूं कि शहनाज जी को यह कहना पड़ रहा है कि जो पीएम नहीं बनना चाहता। आप उससे छोड़िए ना घबराहट पे। एक मिनट, केसी त्यागी साहब, आपके पार्टी में जो झगड़ा है उस घबराहट से डरो, लोकसभा घबराहट से घबराइए। हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए, हमारी पार्टी के फिक्र में दुबले मत होइए। योगेंद्र यादव, प्रशांत, दिलीप जी, हमको लग रहा है आम आदमी पार्टी भी अब पॉलिटिकल पूरी तरीके से हो चुकी है। आप लोग भी उसी रूप में बात कर रहे हैं। हम लोग लगातार सोचते थे कि कम से कम मुद्दों पर बात इस रूप में हो। केसी त्यागी साहब, नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल से मिलने सचिवालय गए तो ऑफर करने गए थे जनता परिवार में आ जाइए, या वो सिर्फ बधाई देने गए थे? या नेतृत्व स्वीकार करने गए? नहीं, उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया था, लेकिन हम लोगों की बहुत पॉलिटिकल और बहुत अच्छी बातचीत हुई। जैसे दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, वो अपनी पीड़ा का एहसास कर रहे थे कि जमीन स्कूल के लिए भी हम नहीं ले सकते हैं, एक सिपाही भी हमारे कहने में नहीं है। तो एक तो उनके इस सवाल के साथ दूसरा उन्होंने ये भी महसूस किया कि जैसे भूमि अधिग्रहण के मामले पर पहली बार आम आदमी पार्टी किसी बड़े संगठन का या बड़े बदलाव के किसी पार्टी का हिस्सा बनी और राष्ट्रपति भवन में आम आदमी पार्टी के जो सदन में नेता हैं श्री धर्मवीर जी, वो भी हम लोगों के साथ गए। ये सहमति भी हम लोगों में बनी कि राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं उसको दोनों दल, दोनों नेता साथ साथ उठाएंगे। और ऐसे कई मुद्दे थे, जैसे भूमि अधिग्रहण का मुद्दा था, फसलों की बर्बादी हुई है वो मुद्दा। त्यागी साहब, क्या ये शुरुआती संकेत हैं केजरीवाल के केंद्रीय राजनीति में आने के? नहीं, केजरीवाल जी राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा हैं। जिस दिन वो बनारस चुनाव लड़ने गए थे उस दिन भी वो नंबर 2 पे वहां पर आए थे और जो स्थापित दल थे उत्तर प्रदेश के, उनके लोगों से भी उनको ज्यादा मत मिले थे। और हम लोगों ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी, हम दोनों भी उनके चुनाव प्रचार में गए थे। और जिस तरह की उनकी सक्रियता भारतीय राजनीति में बनी हुई है, तो मैं उसको खारिज नहीं करता हूं। तो आप ये संकेत दे रहे हो कि एक नया गठबंधन केजरीवाल के साथ आप बनाने की स्थिति में लाना चाहते हो? नहीं, हमारे उनसे मधुर रिश्ते हैं और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सवालों पर हम कुछ सवालों पर इकट्ठे होकर के भविष्य में काम कर सकते हैं। ऐसा दोनों नेताओं की बातचीत के क्रम में मुझको लगा था, क्योंकि वार्ता में मैं भी मौजूद था। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाएं तो जाहिर है कुछ सीट जरूर कम हो रही है बीजेपी की, लेकिन बहुमत में एनडीए आ रही है। अपने बूते बीजेपी नहीं आएगी। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा है संजय निरुपम जी। अगर तमाम राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस भी एक साथ आकर खड़े हो जाए तो खतरे की घंटी बीजेपी के लिए हर जगह बज सकती है। ये एक मैसेज है। क्या कांग्रेस जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर एक साथ सबको लेकर, आपको लगता है कि यह स्थिति देश में बन सकती है वाकई चुनाव को लेकर भी? देखिए पुण्य प्रसन्न जी, मैं पहले रिमार्क में भी ये बातें कही थी मैंने कि ये बहुत जल्दी होगा इस बारे में कुछ भी अभी कहना, क्योंकि एक बहुत बड़े जनादेश के साथ ये सरकार आई है और इस सरकार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, हमें लगा था ज्यादा वक्त लगेगा, अब लगता है थोड़ा कम वक्त लगेगा। एक दूसरी बात, आप जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगला, इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी है। आपका पूरा सर्वे एक बिगिनिंग ऑफ द एंड की बात रेखांकित करते हुए दिख रहा है। ये साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अलोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता कम हो रही है। नरेंद्र मोदी के पर जो लोगों का विश्वास था वो धीरे धीरे घट रहा है। अब जिस गति से घट रहा है वो निश्चित तौर पर आने वाले 3-4 वर्षों के बाद बहुत बुरी हालत में निकल करके आ सकता है। रह गई बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से एक सेंटर रही है। कई जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं कांग्रेस के आसपास जुड़ करके काम करती रही हैं। इसका इतिहास एक अच्छा खासा है जो सभी को मालूम है। आने वाले
दिनों में किस प्रकार से समीकरण बनेंगे, कांग्रेस के आसपास कौन कौन सी पार्टियां आएंगी, वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक पूरे विपक्षी दल के संगठन को लीड करने की स्थिति में आएगी। हो सकता है कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे एक बहुत अच्छी ताकत बनकर के निकल के आ जाए, लेकिन आज ये सारी चीजें हमारी मेहनत पर और हमारी निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है, हम कैसे लोगों के साथ जुड़ करके काम करते हैं। और इस संकल्प के साथ हम लोगों ने जुड़ना शुरू किया, जिसके तहत आप लैंड बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी का पूरा आंदोलन देख रहे हैं। और इस प्रकार के आंदोलन करने के बहुत सारे अवसर, सुनहरे अवसर ये सरकार हमें देती जाएगी। इसका मतलब है आपने एक मैसेज बड़े महीन तरीके से बड़ा घातक मैसेज दिया है। और हमारे साथ जो कि वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल, उस पर ये सवाल पूछेंगे। संजय निरुपम कह रहे हैं अंत की शुरुआत, ये सर्वे अंत की शुरुआत है। चुनाव हो जाए तो एनडीए सत्ता में जरूर आएगी, बीजेपी अपने बूते नहीं आ सकती। राम कृपाल जी, ये मैसेज क्या वाकई एक खतरे की घंटी है, वेकअप कॉल है? प्रसून जी, मैं एक छोटी सी आपको 1974 से लेकर 2014-15 तक जी 40 साल का दौर होता है जी। 2 बार ही करप्शन के खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ की जनता इकट्ठा होती है, एक सन 74 में, एक अन्ना हजारे का आंदोलन में। लेकिन क्या बात है कि दोनों की परिणति होती है हमेशा राइट को फायदा होता है। 77 के इलेक्शन में पहली बार जनसंघ को बाकायदा सत्ता में भागीदारी मिली और अन्ना हजारे का आंदोलन के बाद बीजेपी पूरी तरह सत्ता में आई जी। ये दोनों चीजें हमें सोचने चाहिए। इस देश में देखिए, राइट एक गुठली है। जैसे मायावती की वोट की 18% एक गुठली होती है, जिसपे अगर गुदा आता है तो आम हो जाता है, जीत जाता है। मैसेज खतरे की घंटी नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अगर कांग्रेस की छतरी के नीचे, यहां देखिए इस देश में क्या है, राइट वर्सेस रेस्ट। अगर रेस्ट कांग्रेस की छतरी के नीचे यूनाइट हो सका तो विकल्प बनता है, नहीं तो 68 सालों में कभी 2.5 साल जनता पार्टी रही, कभी देवगौड़ा जी वो 1.5 साल 6 महीना, कभी गुजराल जी। सर, ये 70 साल क्या है ये मैसेज मेरा ये है। मैसेज इसलिए, अगर कांग्रेस की छतरी के नीचे लोग आ जाएं, लेकिन चूंकि कांग्रेस की छतरी इतनी फटी हुई है कि उसके अलावा राइट का रेस्ट विकल्प तभी बनता है जब ये एक सेकुलर पार्टी, जैसा अभी कह रहे थे सभी एक साथ आ जाए निरुपम जी, लेकिन किसके अंडर में? सिर्फ यूपीए कांग्रेस के अंडर में, जो कि अगर संभव नहीं है तो बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। आप लिख लीजिए इस बात को। हम लौट रहे हैं ब्रेक के बाद, ये बताते हुए लौट रहे हैं क्योंकि इस देश के भीतर आजादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री हुए उसको लेकर भी सर्वे हुआ है। और इतना ही नहीं, एक सवाल है, सबसे ईमानदार पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? सर्वे किया गया है 10 महीने पूरे होने के बाद सर्वे। और इन सर्वे के मद्देनजर जो हमारा इस सर्वे के भीतर किस तरीके से वोटरों को टटोला गया, पहले उस मिजाज को समझ लीजिए। दरअसल ये 1 से 14 मार्च तक ये पूरा का पूरा सर्वे किया गया 19 राज्यों में। स्क्रीन पे ये आपके सामने है सर्वे का वक्त। राज्य 19, विधानसभा क्षेत्र 260, पोलिंग स्टेशन 519, 12,161 ये सैंपल है। इस सैंपल के जरिए टटोलने की कोशिश की गई कि आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो क्या वाकई जो एनडीए की सरकार है उसके पास उतना ही सीमित वोट रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, सीटें कितनी मिलेगी? आइए जरा इसे भी फटाफट देख लेते हैं। जो निकल कर आया है उसके मुताबिक एनडीए को 5.5% इतना ही फायदा होगा, 39% उसको वोट परसेंट पड़ जाएगा। यूपीए जस का तस, अन्य के हिस्से में 0.5% का घाटा हो रहा है, वो 38% पर आ रहा है। लेकिन इसे सीटों में अगर तब्दील कर दे तो क्या स्थिति बनती है? ये स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि एनडीए जो 332 वहां से घट के पहुंच जाएगी 284, 314 के बीच में, बीच का हिस्सा 299 पर। कांग्रेस की कुछ स्थिति अच्छी है, लेकिन वह भी 55 बीच के हिस्से में लाइए, कुछ सीट बढ़ रही है। लेकिन इन सब के साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए के भीतर अगर बीजेपी को टटोलेंगे तो अपने बूते अगर 282 सीट पर है तो वो घटकर 255 पर आ रही है, 27 सीटों का नुकसान। हम आपको जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो अभी तक हमने पूरा का पूरा 8 बजे से लगातार सर्वे दिखा रहे हैं, उसका मजमून पूरा निकल करके आया है। रिपोर्ट देखिए। 10 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है या नमो नमो की हवा उलट रही है, यही जानने के लिए इंडिया टुडे सिसेरो ने सर्वे किया। और सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाएं, तो भी बीजेपी अपने बूते जादुई आंकड़े को छू नहीं पाएगी। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी जरूर होगी। उसकी सीटें 282 से घटकर 255 रह जाएंगी। फायदा कांग्रेस को होगा, जो 44 के आंकड़े से 50 के आंकड़े को पार कर 53 तक पहुंच जाएगी।
दिलचस्प यह है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाएगा। बीजेपी को 2014 के 31% वोटों से 1% ज्यादा यानी 32% वोट मिलेंगे। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के सीटों में भी कमी आएगी। एनडीए को 335 से घटकर 299 सीटें मिलेंगी, जबकि यूपीए की सीटें 59 से बढ़कर 71 हो जाएंगी। चुनाव मुद्दों के आसरे लड़े जाते हैं और आज चुनाव हुए तो लोगों के लिए महंगाई का मुद्दा सबसे अहम है। उसके बाद भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और बेहतर प्रशासन का मुद्दा आता है। यूं मोदी के हाथ में सत्ता 5 साल के लिए है और सर्वे कहता है कि मोदी के कामकाज को अच्छा बताने वाले काफी हैं। 22% लोग मोदी के प्रदर्शन को शानदार तो 38% अच्छा बता रहे हैं, यानी 60% लोग। मतलब ये कि मोदी को प्रदर्शन के मोर्चे पर फर्स्ट क्लास मिला है। भारत का पीएम कौन हो, इस सवाल के जवाब में भी 36% लोगों ने मोदी के पक्ष में वोट दिया, जबकि 15% लोग अरविंद केजरीवाल को देश का पीएम देखना चाहते हैं। मोदी के लिए चिंता की बात यह है कि 30% लोग मोदी को रईसों का प्रतिनिधि मानते हैं। सर्वे के मुताबिक 47% ये भी मानते हैं कि वो सभी के लिए काम करते हैं, जबकि सिर्फ 16% उन्हें गरीब समर्थक के रूप में देखते हैं। इसके अलावा एक बड़ा तबका ये मानता है कि मोदी संघ के नियंत्रण में रहकर काम करेंगे। जी, 36% लोग ये मानते हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। हालांकि 39% मानते हैं कि मोदी अपनी तरह से काम कर पाएंगे। खास बात यह है कि संघ के हिंदू राष्ट्र की सोच को 48% लोग गलत मानते हैं और 37% सही ठहराते हैं। संघ को लेकर कई सवाल किए गए, लेकिन इन सब से इतर महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल प्रधानमंत्रियों की कतार में आजादी के बाद से वो कौन सा शख्स है जो सबसे लोकप्रिय है। यह बड़ा महत्वपूर्ण एक सवाल निकल कर आया और हमें लगता है ये आप देखिए, मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी क्या वाकई सबसे लोकप्रिय हो चले हैं। यकीनन अटल बिहारी वाजपेयी से भी वो आगे निकल रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक 30% प्राइम मिनिस्टर मोदी के हिस्से में, 20% दूसरे नंबर पर वाजपेयी, उसके बाद इंदिरा गांधी का नंबर आ रहा है जो 13% के साथ 13 नंबर तीसरे नंबर पर है। और इसके बाद की स्थिति में आई है तो नेहरू 8% के साथ चौथे नंबर पर, राजीव गांधी 6% के बाद 5वें नंबर पर, लाल बहादुर शास्त्री जिसका जिक्र खुद मोदी बहुत बार करते हैं भाषणों में, 5% के साथ 6ठे नंबर पर। यह एक फेरिस्त निकल कर आती है तमाम प्रधानमंत्रियों की। नलिन कोहली जी, लोकप्रियता चरम पर है, वोट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन सीटें कुछ कम हो रही हैं और खास तौर से यूपी और दिल्ली में। क्या ये आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है या आपको लगता है अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना? नलिन कोहली जी। वैसे प्रसून जी, मैं इसे एक थोड़ा अलग रूप से देखता हूं। ये देश के मिजाज, मतलब एक मूड सर्वे है, ओपिनियन के हिसाब से। कोई चुनाव तो है नहीं। चुनाव में जब सीटों को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं तो अक्सर चुनाव करीब होते, 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने पहले। तो यदि चुनाव कोई होते और तब हम सीटों की बात करते, चाहे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, चाहे राजस्थान, कहीं पर भी, तो शायद मैं कहता हाँ चिंता है। हमारे लिए अभी क्या है कि मूड देखना है कि अभी साल होने को जा रहे, 300 दिन हो गए। क्या मोदी जी, अब सरकार चल रही है, चुनावी पहल तो खत्म हो गई है, पिछले साल लगातार चुनाव हुए, तो क्या उसको अब देखते हुए क्या काम जो सरकार कर रही है, क्या उसके कहीं ना कहीं मैसेज जा रहे नहीं जा रहे? और ब्रॉडली स्पीकिंग, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके सर्वे में वो पॉजिटिव इंडिकेशन है। नलिनी जी, क्या ये संकेत बहुत बड़ा है कि आजादी के बाद से जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं? ये बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन उससे भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा संकेत है, वो ये है कि वाजपेयी जी और के साथ जमा कर ले मोदी जी का तो 50% बनता है, और बाकी जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बाकी नरसिम्हा राव शायद थे वहाँ पर, और लाल बहादुर शास्त्री, इन सबको करें तो 32% बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि जो एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, बेशक मोदी जी इस वक्त सत्तासीन हैं तो याद लोगों को ज़्यादा रहेंगे, लेकिन 50% अगर लोग कहते हैं कि एनडीए के प्रधानमंत्री बेहतर प्रधानमंत्री थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आगे आपने बहुत बड़ी बात कर दी। क्या लोग जी, ये एक पॉलिटिकल वैक्यूम का दौर भी है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि पॉलिटिकल वैक्यूम है। दूसरा, यंगर जनरेशन, आप देखिए इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री को जितना बड़ा वोट 50% यंग वोटर जो आया है, उसको नरेंद्र मोदी दिखते हैं कि एक आक्रामक तेवर,
नया उदारीकरण के दौर की बात, यूरोप की बात, अमेरिका की बात। ये कह रहे हैं हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि नेहरू थे तो लोहिया चिता रहे थे, इंदिरा थी तो जेपी सामने आकर खड़े हो गए, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर आप अगर इतिहास देखिए तो हर कोई सामने खड़ा, यहां कोई नजर नहीं आ रहा। इस समय कोई विकल्प सामने, बल्कि बीजेपी में भी नंबर 2, जैसे वाजपेयी के समय में अडवाणी दिखाई देते थे, आज ऐसी स्थिति लगभग है। वैसे आपके सर्वे में आपने 5-7 जब नाम दिखाए, इस समय विरोध में कोई दिखाई नहीं दे रहा है और दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। नलिन जी, क्या ये माना जाए कि एक ऐसी सिचुएशन है बीजेपी के सामने जहां उसे खुद से ही टकराना पड़ रहा है, क्योंकि इस सर्वे के भीतर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं टिक रही है, लेकिन आरएसएस का सवाल, सांप्रदायिकता का सवाल, क्या ये सारे सवाल डेवलपमेंट को काउंटर भी कर रहे हैं, मुश्किल भी पैदा कर रहे हैं, महंगाई पर नकेल कसने की मुश्किल है, ये सारे मुद्दे बताते हैं बीजेपी अपने आप में फंसी गई है क्या, क्योंकि सामने कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? नहीं प्रसून जी, मैं ऐसा नहीं देखता हूं। किसी भी समाज में 100% अगर टोटल समाज में लोग होंगे तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स या अलग अलग उनके जो फोकस एरियाज होंगे, सोच होंगे, विचार होंगे, वो सब दिखेंगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि पूर्ण रूप से सारे एक तरफ ही होंगे, बड़ा रेयर होता है वो। एक राष्ट्रीय मुद्दे पर पूरा देश एक हो सकता है, जैसे युद्ध हो गया या कुछ, लेकिन जब वाकई गवर्नेंस हो, लोकप्रियता की बात हो, सब पर अलग अलग व्यूज जरूर होंगे। जहां तक मैं सरकार की जो बात कर रहा था, एक तो नलिनी जी ने जो बात रखी बड़ी महत्वपूर्ण रखी, इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट करता हूं। वाजपेयी जी को किस लिए याद करते हैं? ना केवल न्यूक्लियर टेस्ट के लिए या फॉरेन पॉलिसी के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के लिए बहुत मेजर रूप से, क्योंकि देश में 30 साल में 50% जो हाईवे बने उनके 6 साल के कार्यकाल में बने। अभी 7 साल ही तो टोटल एनडीए का कार्यकाल हुआ लगभग, अगर दोनों हम प्रधानमंत्रियों को गिन लेते हैं, बनाम 57, 58, 60। दूसरी बात, आप मोदी जी के 300 दिन के कार्यकाल को देख लीजिए। 2 लाख करोड़ रुपए जैसे कोयले पे आए, क्या पहले नहीं आ सकता था? आ सकता था। बैंक अकाउंटों की बात की जा रही है 40 साल से, पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन 8 महीने के अंदर में ही, 7 महीने में 12.5 करोड़ अकाउंट खुल गए तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़कों को अगर मैं देखता हूं तो जब सरकार आई मई में पिछले साल, तो 5% 5 किलोमीटर प्रति दिन के औसत से उससे पूर्व एक साल में बन रहे थे 2013-14 में। हम आज 8 महीने 10 महीने के अंदर में 10 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया। हमको लग रहा है ये तमाम उपलब्धियां हैं, तभी ये सारी चीज निकल कर आ रही है। हमने 2 सवाल और पूछे थे, हमको लगता है दर्शकों को वो भी बता दें। एक सवाल मेक इन इंडिया का था और एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन का था। हम जरा उस हिस्से को लेकर आते हैं। ये 2 सवालों पर क्या राय है, जनता की राय क्या है, खासतौर से सबसे ईमानदार कौन? ये एक बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल से आगे यहां पर है 31% के साथ, और 18% के साथ केजरीवाल नंबर 2 पर है। लाल कृष्ण आडवाणी नंबर 3 पर है 5% के साथ। एक मैसेज ये बहुत है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द ही समूची राजनीति, नलिनी जी, क्या सिमट गई है? हर इशू उनके साथ जुड़ गया है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा नेता या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। क्योंकि हम एक हिस्सा और दिखा दें, मेक इन इंडिया का जो जिक्र हम कर रहे हैं, हमको लगता है वो भी हम हिस्सा आपको दिखा देते हैं कि मेक इन इंडिया को लेकर भी सवाल किया गया कि भारत उत्पादन की दिशा में आगे कैसे बढ़ेगा। 52% लोगों की राय अच्छी है, खराब 20% कह रहे हैं। क्या नलिनी जी ये मैसेज है? देखिए, जो पहला आपने दिखाया कि सबसे ईमानदार कौन, जी। ये तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब तक जो मोदी जी कह रहे हैं कि 10 महीने में भ्रष्टाचार बड़ी लेवल पर कोई भी निकल के नहीं आया है, भ्रष्टाचार का केस, वो जितने भी जर्नलिस्ट हैं इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। हालांकि साथ में 2 चीज़ें कह देना ज़रूरी है कि जो निचला स्तर है वहाँ पर भ्रष्टाचार कायम है, तो इसलिए जैसे रिटेल करप्शन कहते हैं वो अभी चल रही है। देखिए एक चीज बताइए, हम इसलिए सवाल उठा रहे थे, हम जरा सा अपने टेक्नोलॉजी वाली टीम को ही बता दें। हम इस डिस्कशन के बीच में वो हिस्सा दिखाना जरूर चाहेंगे कि हम क्यों कह रहे थे बीजेपी अपने आप से लड़ रही है, जहां पे सवाल आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों को लेकर किए गए और उस पर जनता की क्या राय थी, वो हम दिखाना चाहते हैं इस बीच में। हाँ, अब आप अपनी बात। हाँ जी, हाँ, मैं एक दूसरी बात आपको कहना चाहिए। नलिन कोहली ने अभी कहा कि कोयले से 2 लाख करोड़ कोई भी ले सकता था, तो अगर हम ही ने लिया, पहले ने क्यों नहीं लिया? लेकिन इसमें एक सुधार करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि अप फ्रंट जिसे कहते हैं, जो अभी जो पैसा दिया गया है वो 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ होगा, लेकिन जो 2 लाख करोड़ है वो तो काफ़ी साल में सरकार के खजाने में आएगा। तो ये चीज थोड़ी सुधार करनी है। ये टेक्निकलिटी है, ये ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आ नहीं गया, आने वाला। हम जरा उस
हम जरा उस पॉलिटिकल फॉर्मेशन को समझना चाह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल वैक्यूम है जिसका जिक्र आलोक जी हम लोग कर रहे हैं और कोई दूसरा नेता सामने टिक नहीं रहा है, अंतर बड़ा है, बहुत ही बड़ा अंतर है, चाहे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो, ईमानदार का अंतर हो, राजनीतिक दल की सफलता के बीच, क्या बीजेपी के भीतर के सवाल सरकार के लिए मुश्किल डालते हैं या चुनावी जीत के लिए बीजेपी को जो औजार चाहिए वो औजार बीजेपी को मुश्किल में डालते हैं? क्या लगता है, क्योंकि हम उस पर आने वाले हैं अभी। निश्चित रूप से औजार उनको दिक्कत डालते हैं और इसी औजार का उपयोग भी बीच बीच पे कर रहे हैं। और दूसरा जो आप ये जो लोकप्रियता अभी दिखा रहे हैं उसका बड़ा कारण ये है कि हमारे चुनाव को एक तो मार्केटिंग, खाली चुनाव ही नहीं, मार्केटिंग और अमेरिकन स्टाइल ने व्यक्ति को प्रमुख बनाने वाला, जो डॉक्टर हेडगेवार या दीनदयाल उपाध्याय वाजपेयी के समय में था कि व्यक्ति प्रमुख नहीं होगा, जो पार्टी ये संघ जो कहता था वहाँ पर अब सब कुछ शून्य हो गया। मैंने मोहन भागवत भी अभी जो संघ का सेशन हुआ उसमें कहा गया नहीं मोदी को ही आप सब समर्थन करें, तो अब व्यक्ति प्रमुख हो गया, विचार भी सेकंड हो गया। बाद में थोड़ा सा जुड़े थे हम, उस हिस्से को जरूर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि दरअसल जनता से जो अलग अलग सवाल पूछे गए, खासतौर से ये बड़ा महत्व है संघ की सोच का समर्थन। यहां पर हम आपको बता दें सोच का मतलब क्या है। संघ की तरफ से हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया गया था और क्या जनता साथ खड़ी है? 48% ने कहा नहीं खड़े हैं, 37% ने कहा हम साथ खड़े हैं। ये एक राय निकल कर आई। इसके अलावे अल्पसंख्यकों पर हमले और हिंदू सांप्रदायिकता के भरोसे का सवाल को लेकर भी यहां पर सवाल पूछा गया था। इसमें 37% कह रहे हैं कि हाँ हिंसा हो रही है, लेकिन यहां पर 48% कह रहे नहीं हो रही है। नलिन जी, अब यहां एक बड़ा सवाल है, एक मैसेज एक और था, एक हमको लगता है एक सवाल और दिखा देना चाहिए कि क्या वाकई आरएसएस के इशारों पर सरकार चल रही है या मोदी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं या फिर खुद मोदी निर्णय ले रहे हैं? एक सवाल का और जवाब हम यहां पर चाहेंगे, जिससे वो सामने आ जाए तो कुछ चीजें और साफ हो जाएंगी। क्या वो सवाल का जवाब हम लोग देख सकते हैं तुरंत में? ये सामने हमारे आ रहा है जिसमें धर्म परिवर्तन, ये तो कानून को लेकर है। 57% लोगों की राय है कि कानून बनना चाहिए और 32% लोग की राय है नहीं बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी संघ के इशारे पर चल रहे हैं, इसमें 40% लोग, 39% कह रहे हैं जी नहीं, वो खुद निर्णय लेते हैं। और आरएसएस कंट्रोल्ड सरकार है, ये 36% लोग कहते हैं कंट्रोल्ड सरकार है। बैलेंस करके चलते हैं, ये 15% लोग कहते हैं। नलिन जी, अब ये सवाल महत्वपूर्ण था। तमाम लोकप्रियता है, राजनीतिक तौर पर सबसे आगे आप खड़े हैं, आज चुनाव हो जाए तो भी बहुमत में आएंगे, लेकिन उसके कुछ अंदरूनी ताने बाने को लेकर सामाजिक तौर पर जो सरोकार होने चाहिए, जनता की राय थोड़ी अलग है, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या आप मानते हैं? मैं इसे थोड़ा अलग रूप से देखूंगा प्रसून जी। परिवार के अंदर में भी हो सकता है कि अलग अलग स्वरों में लोग बोले, लेकिन परिवार एक ही रहता है। अगर उसको मैं एक राजनीतिक पहलू से देखूं तो सरकार के मोदी जी की जब लोकप्रियता भी है और विश्वसनीयता भी है, तो मोदी जी कहते हैं उसमें उसी वजह से, और जो करते हैं इसीलिए तो लोकप्रियता और विश्वसनीयता है। वो लगातार क्या कह रहे हैं कि धर्म सरकार का संविधान है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और जो ये सरकार है 125 करोड़ लोगों की सरकार है, कोई विशेष वर्ग की सरकार तो नहीं है, केवल भाजपा की सरकार नहीं है, काम सबके लिए होने हैं। अगर माइनॉरिटीज की बात करते हैं हम, अल्पसंख्यकों की तो अगर बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि हम जो है हर कदम उठाएंगे। तो ये जो रही बात, अब दूसरी तरफ आ जाइए, जो आप संघ की बात करें, संघ सरकार नहीं है, संघ एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक, ये परसेप्शन निकल कर आ रहा है सर इस सर्वे का, हम इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। जी 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 जी, मैं गलत नहीं कह रहा, तो मैं कह रहा हूं दोनों को अक्सर एक साथ जोड़ के देखा भी जाता है क्योंकि ऐसी एक भावना है। लेकिन अल्टीमेटली हम कहां खड़े? भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार मिलकर वो अपने एजेंडे पे, संघ राष्ट्रीय अपने एजेंडे पे, संघ की सोच के साथ कई लोग आए हैं वो सरकार में, लेकिन कई ऐसे भी लोग सरकार में जो संघ में नहीं रहे हैं। तो इसीलिए समाज में जो आप प्रश्न पूछ रहे गलत नहीं है, लेकिन उसको सरकार से सीधा जोड़ना मैं उसे अलग कर रहा हूं। 2014 से 2015 तक बीजेपी के जीतते हुए रथ को किसी ने रोका तो दिल्ली में आकर वो रथ रुका और दिल्ली को लेकर भी चुनाव सर्वे जो पहला चुनाव था, क्या दिल्ली का चुनाव मोदी के लिए खतरे की घंटी है? 54% लोगों की राय है हाँ, यह प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए खतरे की घंटी है। 31% लोग कहते हैं नहीं। इससे जुड़ा दूसरा सवाल था, वजह क्या थी और किन वजहों से दिल्ली की हार बीजेपी की हुई, वो कौन सी वजह थी, इसको लेकर अलग कयास लगाए थे। ये देखिए, किरण बेदी का चुनाव 41% लोग की राय है, लेकिन उसके बाद देखिए बीजेपी के भीतर अंदरूनी कलह 21%, इसको जोड़िए।
उसके बाद 2 हिस्से और इसके निकल कर आएंगे। अंदरूनी कलह के बाद मोदी सरकार से असंतुष्टि जनता की 13% और जोड़िए, बीजेपी का प्रचार का जो पूरा तत्व था वो 11%, यानी सरकार के भीतर का प्रॉब्लम था जिसको लेकर वो यहां पर हारी। आशुतोष, एक मैसेज निकल कर आया कि दिल्ली ने एक ऐसी पार्टी को रोका जो हर राज्य में जीत रही थी। क्या ये आप लोग के लिए मैसेज है भविष्य के लिए कि आपको दिल्ली से बाहर निकलना है? नहीं, मैं आपकी पूरी बातचीत को ना ही मैं आपका जो सर्वे उसको पूरी तरीके से देख पाया क्योंकि ऑडियो की प्रॉब्लम थी, लेकिन जो अभी आपने सर्वे बताया उसके मुताबिक 2-3 चीज़ें मैं बहुत मोटी मोटी बता सकता हूँ। पहली बात यह है कि ये न केवल मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। खतरे घंटी इसलिए है क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ 2014 में लोगों ने इनको सिर आंखों बिठाया था और उनको बहुमत का आंकड़ा मिला था, और अगर दिल्ली में इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ गड़बड़ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो आम आदमी पार्टी की नेशनल अपील है, इसमें किसी तरीके से कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और हम दिल्ली के अंदर एक मॉडल डेवलप करेंगे जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स का होगा, और दिल्ली के बाहर हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, नेतृत्व को तलाशेंगे, साथ ही साथ राजनीतिक माहौल का जायजा लेंगे, और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि हमको कहां कहां किन किन जगहों पर अपने आप को आजमाना है, कहां कहां संगठन को और मजबूत करना, और कहां कहां हमको आगे चुनाव की रणनीति को अपनाना और करना है। निश्चित रूप से 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उस लोकसभा के चुनाव की तैयारी भी आम आदमी पार्टी को अभी से करनी है, दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली के बाहर भी। चलिए, ये एक अच्छे संकेत है 2019 की तैयारी के मद्देनजर। दरअसल इस सर्वे में सिर्फ राजनीतिक तौर पर चीजें नहीं परखी गई हैं, बल्कि उससे इतर बहुत सारी ऐसी है इस देश में गैर राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर कौन सबसे आइडियल है, कौन वो शख्स है जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या जनता देखना चाहती है।